जो क्रांतिकारी थे, एक थे गरम दल, एक थे नरम दल और एक थे क्रांतिकारी, तीन थे। क्रांतिकारी वो थे जो वॉयलेंस के जरिए बम फोड़कर क्रांति लाना चाहते थे। क्रांति का मतलब होता है चेंज, एंड व्हाट वाज द चेंज? इंडिपेंडेंस वाज द चेंज। गुलामी से आज़ादी, ये बदलाव चाहते थे। तो एक लोग तो थे जो रिक्वेस्ट से काम करना चाहते थे, प्यार से काम करना चाहते थे, उनको कहते थे नरम दल के। एक थे जो प्रोटेस्ट करना चाहते थे, एजिटेशन करना चाहते थे, वो थे गरम दल के। और एक वो थे, वो कहते थे घर में बम बनाएंगे और फोड़ देंगे, बहरों को सुनाई नहीं देता। भगत सिंह ने यही बोला था। वो ये जो लोग होंगे ना, ये कहेंगे इसी टाइम का तो हमारे को इंतजार था कि इनके ऊपर कोई मुसीबत आए, अब इनसे ध्यान भटक जाएगा, अब हम इनको अच्छे से मजा चखाएंगे। तो ये जो है एक बैकग्राउंड चल रहा था पूरा इंडिया के अंदर। तो लेकिन हाँ, नंबर स्ट्रेंथ किसकी ज़्यादा होगी? इनकी ज़्यादा, इनकी ज़्यादा, इन सबकी ज़्यादा होगी जो अंग्रेज़ों को सपोर्ट कर रहे हैं, या इनकी ज़्यादा होगी? ए बोलूं या बी बोलूं, किसकी ज़्यादा होगी? ए की ज़्यादा होगी, कॉमन सेंस की बात है। तो दे वांटेड टू क्रिएट द प्रॉब्लम, बट इन रियल सेंस दे डिडंट एबल टू क्रिएट इट। चाहते थे, करी भी सही, लेकिन ज़्यादा नहीं कर पाए, बिकॉज दे वर नॉट मच इन नंबर। इनको अरेस्ट कर लिया गया। और एक बार इनमें खास बात क्या होती है, ऐसे लोगों में अगर लीडर अरेस्ट हो जाए तो फॉलोवर्स अपने आप चुप हो जाते हैं। सो 1914 में फाइनली ये बैकग्राउंड पूरा चल रहा था। और रेवोल्यूशनरीज कौन थे हमारे? यस, हाँ जी, चंद्रशेखर आज़ाद, ये सारे, यस, ये सारे क्रांतिकारी थे, ठीक है ना। इनके यही तो हैं हमारे गहने, ठीक है ना। इन सब का कंट्रीब्यूशन है, हर किसी का कंट्रीब्यूशन है, ठीक। फाइनली 1916 आया। 1916 में दो चीज़ हुई, होम रूल लीग मूवमेंट और एक लखनऊ पैक्ट। दो चीज़ें हुई, ठीक, हम दोनों को समझेंगे। तो अभी हम जो सिचुएशन समझ रहे थे, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, कि हमने मोटा माटी बोला था कि 1909 में कानून आया था, 1911 में कैपिटल शिफ्ट कर ली थी, 1912 में बॉम्ब फोड़ा था, 1913 में गदर पार्टी बना ली थी, और 1914 में जो माहौल चल रहा था वो हमने देख लिया। अब 1914 के माहौल के बाद 1915 9 जनवरी को गांधी जी अफ्रीका से आ जाएंगे। लेकिन आते साथ ऐसे नहीं बोलेंगे चलो जी आंदोलन पे, नहीं, वो बोलेंगे, उनकी उनकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी अलग थी। वो कहेंगे आई विल सर्च फॉर द ट्रुथ फर्स्ट। मैं पहले खुद सच्चाई को जानूंगा, मैं सुन के विश्वास नहीं करूंगा कि तुमने बोल दिया अंग्रेज अत्याचार कर रहे हैं, तुमने बोल दिया अंग्रेज खराब हैं और मैं भी अंग्रेजों के आंदोलन में लग गया, नहीं। तो 1915 में आते हैं और 1917 में पहली बार क्या करेंगे, चंपारण के आंदोलन वगैरह में जाना शुरू करेंगे। इस टाइम में उन्होंने क्या किया, इस टाइम में सच्चाई, पूरी इंडिया को घूमे, पूरी इंडिया में पैदल पैदल गए, हर जगह इधर उधर घूमे और हर लोगों से सुना, खुद अपनी आंखों से देखा, जाना, उनसे बातचीत करी, प्रॉब्लम्स को समझने की कोशिश करी। रियल सेंस में दे आइडेंटिफाई द ट्रुथ। वाई? बिकॉज वो कहते थे ट्रुथ इज गॉड एंड गॉड इज ट्रुथ। वो ट्रुथ के रास्ते पे चलने को बोलते हैं। गांधी जी की एक बहुत बड़ी सीख है क्या, ट्रुथ की। तो उनकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है क्या, ट्रुथ। विल स्टडी इट, ठीक है ना। तो एनीवेज, तो 1914 में क्या माहौल चल रहा था ये हमने समझने की कोशिश करी। तो कल परसों जब हम रिवाइज करेंगे, जैसे आज हमने रिवाइज किया, सो डू नॉट फॉरगेट कि 14 में माहौल क्या चल रहा था इंडिया में, ठीक है ना। एंड फाइनली 15 में गांधी जी अराइव्ड, बट अराइव्ड होते साथ आंदोलन शुरू नहीं हो गए, बट ही अराइव्ड, दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक। एंड फाइनली 1916 जब आया तो इसमें दो चीज़ें हुई, होम रूल लीग मूवमेंट आया और इसमें जो है लखनऊ पैक्ट हुआ। ये दो चीज़ हो गई थी। एंड फिर हम देखेंगे आगे क्या हुआ। सो बिफोर आई प्रोसीड, आई विल से टू जस्ट नोट डाउन दिस थिंग अबाउट 1914, ताकि हम 1916 के बारे में समझ सकें। हालांकि इनका कनेक्शन पीछे के साथ है, बट स्टिल छोटा सा डायग्राम है, आप नोटबुक पे लिख सकते हैं।
हाँ एशना, जब हम डिस्कस करेंगे तब वो वाला पॉइंट डिस्कस करेंगे, ठीक, भगत सिंह वाला। लिख लिया हो तो बता देना, लिख लिया, गुड। चलो लेट्स डिस्कस कि ये होम रूल लीग मूवमेंट क्या था। इफ यू वांट टू गिव हेडिंग, यू कैन जस्ट गिव द हेडिंग ऑफ होम रूल लीग मूवमेंट, कि हम होम रूल लीग मूवमेंट को पढ़ने जा रहे हैं। एंड होम रूल लीग मूवमेंट में हम क्या पढ़ेंगे, हम होम रूल लीग मूवमेंट में पढ़ेंगे कि इसका बैकग्राउंड, आखिरकार ये मूवमेंट आया तो उस समय माहौल क्या चल रहा था, क्यों आया ये मूवमेंट। फिर हम समझेंगे इस मूवमेंट का मकसद क्या था, ऑब्जेक्टिव क्या था, इस मूवमेंट की फाउंडेशन क्या है, इस मूवमेंट के अंदर क्या क्या हुआ, एक्टिविटीज का मतलब है क्या क्या एक्टिविटी हुई वहां पर, इसका इंपॉर्टेंस क्या है। कोई बोले बताओ होम रूल मूवमेंट इंपॉर्टेंट था क्या, तो उसका वो कितना सिग्निफिकेंट था, हम उसके सिग्निफिकेंस को समझेंगे। और फिर हम देखेंगे ये आखिरकार फेल क्यों हो गया था, और या फिर डिक्लाइन क्यों हो गया था, इसके कुछ कारणों को समझेंगे वन बाय वन। सो जस्ट राइट डाउन अबाउट दीज थिंग्स कि हाँ हम होम रूल मूवमेंट के अंदर, अभी लिख लो, जब पढ़ाऊंगा तब समझाऊंगा, ठीक। फाउंडेशन वर्ड पहले कभी सुना हुआ है दीपक तुमने वैसे, या किसी और ने सुना हो, कहीं भी सुना हो, कहाँ सुना है। और नींव, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और जैसे कई बार सुना हो कि इस कंपनी की फाउंडेशन किसने की थी, कई बार बोलते हैं हम कि इस कॉलेज की फाउंडेशन किसने की थी, इस संस्था की फाउंडेशन, सुना हुआ, ऐसा नहीं सुना हुआ। हाँ स्थापना, यस। अगर हम बोलें इस मूवमेंट को शुरुआत किसने की थी, फाउंडेशन इसकी किसने की थी, समझ पा रहे हो, तो उस सेंस में है। हम क्या पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं कि 1916 में जो ये आंदोलन आया, तो आंदोलन के आने के पीछे का बैकग्राउंड क्या था। जैसे आज की डेट में किसान आंदोलन कर रहे हैं, अगर आंदोलन को समझना हो किसानों के, तो किसानों के आंदोलन के पीछे कोई बैकग्राउंड होगा, कॉमन सेंस की बात है, तभी तो आंदोलन, बिना बैकग्राउंड समझे आंदोलन समझ सकते हो। फिर किसानों का भी कुछ मकसद होगा, जैसे इनका भी कोई मकसद होगा। इस आंदोलन को किसी ना किसी ने तो शुरुआत किया होगा,
कोई किसान की जो है कोई नेता वगैरह होंगे, उनकी कोई किसान सभा होगी, कुछ ना कुछ प्रेशर ग्रुप्स होंगे, और उन किसानों ने कुछ एक्टिविटीज़ करी होंगी, अभी भी कुछ कर रहे हैं, जैसे उन्होंने प्रोटेस्ट कर लिया, सरकार से बातचीत कर ली, हो सकता है कहीं हिंसा भी करी हो, कुछ ना कुछ तो किया है। तो किसानों ने भी तो क्या किया, प्लस इन किसानों जो भी ये कर रहे हैं आंदोलन, क्या ये इंपॉर्टेंस रखता है या नहीं रखता है, इज इट सिग्निफिकेंट? तो किस सेंस में सिग्निफिकेंस है इसकी, कितना इंपॉर्टेंट है उनका ये करना, प्लस अगर ये फेल हो जाए तो हम बोलेंगे आखिरकार क्यों फेल हो गया। उसी तरीके से कोई भी जब आंदोलन हम पढ़ते हैं इस जनरल स्टडीज में, तो उसको सिर्फ ऐसा नहीं पढ़ते कि आंदोलन कब हुआ था और इस आंदोलन में क्या था और किस तरीके से था। नो, हम आंदोलन या कोई भी इवेंट या इशू को समझने के लिए उसके बैकग्राउंड को समझते हैं, उसके मकसदों को समझते हैं, उसको शुरुआत किसने की थी समझते हैं, कितना इम्पोर्टेंट था, सफलता क्या थी, या फेल हुआ तो क्यों फेल हुआ। इन तरीके से हम अपनी जनरल स्टडीज़ के अंदर चीज़ों को आगे लेकर बढ़ते हैं। ठीक, सो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इसका बैकग्राउंड क्या था। ठीक, सबसे पहले बैकग्राउंड को समझते हैं कि क्या बैकग्राउंड था। तो कह रहे हैं कि एक काउंसिल एक्ट आया था 1909 में, कानून लेकर आए थे 1909 के अंदर, बट दैट वाज डिससेटिस्फैक्ट्री। डिससेटिस्फैक्ट्री का मतलब उससे ये सेटिस्फाई बिल्कुल भी नहीं थे। क्यों सेटिस्फाई नहीं थे? क्योंकि एक कानून लेकर आए थे 1892 में, और 1892 के बाद दूसरा कानून लेकर आए 1909 में। कितने साल हो गए लगभग? 92 से फिर 2, फिर 2 से 7, 17 साल के बाद एक कानून आए, और वो भी बेकार। तो अपने आप में ये गुस्से की बात होगी या नहीं होगी? ये 17 साल से मेहनत कर रहे हैं किसी चीज के लिए, और 17 साल बाद एक कानून लेकर आए और वो भी बेकार। जैसे एग्जांपल के लिए किसान आंदोलन के वाले क्या कह रहे हैं, किसानों के लिए एक तो तुम कानून लाए और वो भी बेकार। और क्या, यही तो बात हो रही है, ये भी यही बोल रहे हैं कि भाई तुम एक कानून लाए और वो कानून भी बेकार। एंड द कांग्रेस पार्टी वाज स्प्लिटेड इन 1907। इसका मतलब था कि जो कांग्रेस की पार्टी थी वो नरम दल और गरम दल में क्या हो गई थी, दो हिस्सों में आपस में बट गई थी। नरम दल और गरम दल में हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, सूरत के अंदर सेशन हुआ था। नरम दल वाले चाहते थे इस स्वदेशी बॉयकॉट मूवमेंट को पूरे हिंदुस्तान में, जो गरम दल चाहता था पूरे हिंदुस्तान में फैला दो इस आंदोलन को। गरम दल चाहते थे ना ऐसा ना हो, वो चाहते थे उनका लीडर कोई और बने, वो चाहते थे उनका लीडर कोई और बने। फाइनली इन दोनों के बीच में जो है अलग अलग हो गए, ये ग्रुप जो है दो हिस्सों में टूट गया। अल्टीमेटली इनकी यूनिटी क्या हो गई, कम। एक तो कानून खराब, ऊपर से इनकी वजह से दोस्ती भी टूट गई। एंड तिलक रिलीज एंड एडवेंट ऑफ एनी बेसेंट ब्रॉट अबाउट द रिवाइवल ऑफ नेशनलिस्ट मूवमेंट। एंड वो ये कह रहे हैं जो 1916 में ये कानून लेकर जो आंदोलन लाए, ये इसलिए लाए क्योंकि तिलक रिलीज हो चुके थे। तिलक 1914 में ही बाहर आ चुके हैं। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, वो ये क्या कह रहे हैं कि 1916 में एक जो आंदोलन हुआ, ये आंदोलन होने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण था कि 1914 में जो तिलक थे वो बाहर निकल के आ चुके थे, और तिलक एक गर्म जो है दल के इंसान थे, और तिलक को 8 साल तक अंग्रेजों ने क्या कर रखा था, कैद कर रखा था। तो सॉरी 6 साल तक क्या कर रखा था, कैद कर रखा था। 1908 से लेकर के 6 साल तक अरेस्ट कर रखा था। तो इन्होंने ही नारा दिया था कि जो है सेल्फ रूल, स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और इसको मैं पा के रहूंगा। अब एक लीडर जब बाहर आता है तो बाहर आने के बाद उसके कई सारे फॉलोअर्स खुश होते हैं कि चलो यार बाहर आ गया। बाहर आने के बाद वो क्या काम करता है, फिर जो उसके मन में आग लग रही होती है फिर वो सोचता है यार उसी को अंजाम किया जाए। ऐसे लोग जो हैं शांत नहीं बैठते, ऐसा नहीं होता सजा खा के आ गए तो डर के चुप हो गए, नहीं, ऐसे इंसानों के अंदर की आग और बढ़ती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए स्कूल में या कॉलेज में किसी बच्चे को सज़ा दे दी जाए तो कॉलेज का बच्चा फिर
वो नहीं सोचता कि हाँ सज़ा दे दी, डर लग गया, अब आगे से नहीं करूँगा। वो क्या सोचता है, अब और ज़्यादा करूँगा। समझ रहे हो बात? तो इनके पीछे एक ऑब्जेक्टिव था, दे वॉन्ट फ्रीडम, दे वॉन्टेड फ्रीडम दैट टाइम, आज़ादी चाहते थे। अब 1914 में ये आ चुके हैं, तो अब इनका आना एक बहुत बड़ा कारण बन चुका था, एक बैकग्राउंड बन चुका था। किसके पीछे? 1916 के होम रूल लीग मूवमेंट के बारे में। तो बोला गया दो कारण थे, एक तो तिलक आ गए और तिलक के साथ साथ एक और आ गई। वो कौन था? एनी बेसेंट आ गई। अब यहाँ एनी बेसेंट भी आ गई। हु वाज एनी बेसेंट? यस, नाम सुना कभी एनी बेसेंट का? हाँ जी, आपने सुना है। मैं सॉरी आपका नाम भूल गया। हाँ जी, ब्रिजेश। गुड। क्या कौन थे एनी बेसेंट? ब्रिजेश एनी बेसेंट जो है एक सोशल एक्टिविस्ट लेडी थी। ठीक, सोशल एक्टिविस्ट किसको कहते हैं? जैसे अन्ना हजारे हैं ना हमारे, करप्शन के लिए बैठ गए थे, तो 2014 में काफ़ी हल्ला किया उन्होंने, तो वो एक सोशल एक्टिविस्ट थे। इन द सेम मैनर एनी बेसेंट वॉज द सोशल एक्टिविस्ट। सोशल एक्टिविस्ट का मतलब समाज के हित के लिए जो है आंदोलन करना, अपनी बात को आगे रखना, आवाज़ उठाना, अधिकारों के बारे में बात करना, इस तरीके की ये महिला थी। और ये महिला जो है ब्रिटेन में पैदा हुई थी, अंग्रेज़ों की ही थी, अंग्रेज़ ही थी, अंग्रेज़ों के वहाँ पैदा हुई थी, लेकिन आयरलैंड ओरिजिन से थी, आयरिश लेडी थी, मतलब आयरलैंड से ओरिजिन रखती थी ये। इनके माँ बाप वगैरह जो है बाकी सब वहाँ के थे। और इसने भी आयरलैंड के अंदर जो है सेल्फ रूल के लिए बहुत सारा काम किया था। और ऐसा माना जाता है बड़ी छोटी सी उम्र में इनके माँ बाप गुजर गए थे। उसके बाद जो है फिर जब माँ बाप गुजर गए इनके, तो 20 साल की उम्र में इनकी शादी हुई। फिर शादी होने के बाद जो है पति की विचारधाराएं और इनकी राजनीतिक विचारधाराएं मिलती नहीं थी। फिर पति के साथ जो है अलग हो गई ये। जब अलग हो गई तो फिर उसके बाद इनके 2 बच्चे थे। इन्होंने फॉरेन के अंदर कई सारे जो है आंदोलन करे थे, फ्रीडम ऑफ स्पीच के पीछे आवाज़ उठाई थी, बोलने की आज़ादी मिलनी चाहिए। शी वॉज ऑल्सो फेमिनिस्ट। फेमिनिस्ट का क्या मतलब होता है? जो महिलाओं के अधिकार की बात करती हैं। महिलाओं के अधिकार के लिए कई सारे इन्होंने आंदोलन करे थे। इवन इन्होंने धार्मिक बातों के पीछे, धार्मिक मुद्दों को उठा करके इन्होंने चर्च के अगेंस्ट भी बहुत सारे आंदोलन जो है वेस्ट में करे थे। ये चर्च रूल के खास खिलाफ थी और कई धार्मिक मुद्दों को लेकर के जो है आंदोलन वगैरह किया करती थी। तो इसको एक्सपीरियंस था कि आंदोलन कैसे करते हैं। ये ऑलरेडी एक राइटर थी, बहुत ही इन्फ्लुएंशियल पब्लिक स्पीकर थी। जब पब्लिक में बोलती थी तो पब्लिक इन्फ्लुएंस हो जाती थी, प्रभावित हो जाती थी। और इसने बाद में जाकर के थियोसॉफिकल सोसाइटी को ज्वाइन किया। थियोसॉफिकल सोसाइटी कहते हैं जो ब्रह्म विद्या की सोसाइटी होती है। ब्रह्म विद्या मतलब जो आत्मज्ञान की बात करती है, स्पिरिचुअलिटी की बात करती है। थोड़े टाइम जैसे हमारे यहाँ पे अरविंद घोष जो थे, अरविंद घोष भी क्या हो गए थे? वो भी स्पिरिचुअलिटी में कन्वर्ट हो गए थे, लेकिन पॉलिटिकल रिटायरमेंट के बाद। ऐसे कई लोग होते हैं कि वो क्या करते हैं, आत्मज्ञान की तरफ आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। तो एनी बेसेंट ने भी ब्रह्म विद्या थियोसॉफिकल सोसाइटी को ज्वाइन कर लिया था। और जब ये ब्रह्म विद्या के बारे में जानना शुरू किया इन्होंने, तो ब्रह्म विद्या के लिए इनके मन में ऐसे विचार आए, इसके लिए तो इंडिया जानी जाती है। ब्रह्म विद्या की बात और इंडिया की बात ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। तो 1893 में पहली बार ये इंडिया में आई थी, इन्हीं सब विद्याओं के पीछे। आज भी चले जाओ अगर हरिद्वार वगैरह में, तो कई अंग्रेज़ मिल जाएंगे। वो योगा वगैरह वहाँ कर रहे होते हैं, ध्यान वगैरह कर रहे होते हैं, कई सारे मोंक्स के साथ वहाँ पर वो तुम्हें अंग्रेज़ मिल जाएंगे। वो क्यों आते हैं? बिकॉज ऑफ दिस मेडिटेशन ओनली। तो ये भी इसीलिए आई थी। जब यहाँ आई तो इनको पता लगा यहाँ के लोगों के साथ तो बड़ी दिक्कतें हैं, यहाँ तो बहुत लोग परेशान हैं, यहाँ अत्याचार हो रहे हैं लोगों के ऊपर। तो शी डिसाइडेड, बिकॉज शी वॉज सोशल एक्टिविस्ट, लोगों के भला करना चाहती थी
और जो है समाज कार्यों में जो है बहुत ही ज़्यादा डेडिकेटेड थी। तो इन्होंने जो है डिसीज़न ले लिया और इन्होंने बोला कि मैं हिंदुस्तान के लोगों की मदद करूंगी और मैं यहाँ पे होम रूल का क्या मतलब, अपने घर में, हिंदुस्तान को वो घर की तरह समझ रही थी। तो वो कह रही थी होम रूल लीग, लीग कहते हैं ग्रुप को। तो वो उसने बोला एक ऐसा ग्रुप बनाऊंगी। इन्होंने क्या नाम जो यहाँ पे लिखा हुआ है, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, होम रूल, होम का मतलब है इंडिया, इंडिया में रूल करने के लिए एक ग्रुप बनाया जाएगा जो कि क्या करेगा, आंदोलन करेगा। होम रूल लीग मूवमेंट, इंडिया के अंदर आंदोलन करने के लिए जो है एक एक ग्रुप बनाया गया। और उस ग्रुप को जो है तिलक ने भी ज्वाइन किया, उस ग्रुप को जो है एनी बेसेंट ने भी किया, उस ग्रुप को आगे बढ़ाया गया और ऐसा ग्रुप बनाया कि हमारे को होम रूल चाहिए ही चाहिए है। तो जो हम डिस्कस कर रहे थे इसका बैकग्राउंड कि आखिरकार ये क्यों आया, तो हमने बताया क्योंकि एक तो तिलक आ गए थे, 1914 में रिलीज हो गए थे, और दूसरा एडवेंट ऑफ एनी बेसेंट। एडवेंट का क्या मतलब होता है, एडवेंट मीन्स अराइवल, शी अराइव्ड इंडिया, such type of person who arrived in India brought a revival of national movement. Why it is written revival of national movement? Because हम एक बात जानते हैं, हिंदुस्तान में जो आंदोलनों की इतिहास को उठा करके देखें तो 1905 में जब पार्टीशन ऑफ बंगाल हो गया, बंगाल को बांट दिया गया दो हिस्सों में, अचानक से आंदोलन ही आंदोलन होने लग गए, स्वदेशी मूवमेंट होने लग गया, स्वदेशी आंदोलन, बहिष्कार आंदोलन, अलग अलग आंदोलन होने लग गए। और आंदोलनों की लहर चली सिर्फ 1908 तक, क्योंकि 1908 में जैसे ही इनके लीडर को अरेस्ट कर लिया गया, तिलक को, ऐसा देखा गया सारे शांत हो गए। अब हिंदुस्तान में 1908 के बाद ऐसा सच कोई आंदोलनों का लहर नहीं थी। इस पीरियड में तो बहुत लहर थी, ये सारे शांत हो गए थे। लेकिन जैसे ही 1916 आया और इसमें तिलक जब वापस आ गए 1914 में, और साथ साथ तिलक के साथ साथ कौन, एनी बेसेंट भी आ गई, तो ये जब दो लोग आए तो माना गया रिवाइवल ऑफ क्या हो गए, मूवमेंट्स स्टार्टेड इन इंडिया। रिवाइवल का मतलब दोबारा से आंदोलनों की गति यहाँ पर बढ़ गई, दोबारा से हिंदुस्तान में आंदोलन होने लग गए। तो 1916 के अंदर जो ये आंदोलन हो रहा है, जिस इसका आंदोलन ही है, मूवमेंट मीन्स आंदोलन, होम रूल लीग मूवमेंट, तो ये जो आंदोलन हो रहा है, इस आंदोलन होने के पीछे बैकग्राउंड क्या था, दिस इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड। कि वो बोल रहे हैं कि तिलक रिलीज्ड एंड एडवेंट ऑफ द एनी बेसेंट ब्रॉट अबाउट अ रिवाइवल ऑफ नेशनल मूवमेंट। प्लस लीडर्स इन इंडिया वर डिवाइडेड on whether to support Britain in war or not. Annie Besant, however, declared England's need is India's opportunity. इसका मतलब है कि हिंदुस्तान में लीडर इस बात पे दो हिस्सों में बट गए थे कि क्या अंग्रेजों की मदद वॉर में करें या ना करें। और एनी बेसेंट ने बोल दिया था हिंदुस्तान अंग्रेजों के लिए एक अपॉर्चुनिटी है, एक अवसर है। क्यों अवसर है? क्योंकि तुम इनकी मदद करोगे, तुम इनको जितवाओगे, तुम इनको इनके स्टेटस को बनाए रखने में मदद करोगे, तुम इनको जितवाओगे, तो तुम बहुत इंपॉर्टेंट हो। ये बात किसने समझाई इनको? एनी बेसेंट ने समझाई। एंड कहा जा सकता है तिलक अंडरस्टूड द नीड फॉर द रिवाइवल ऑफ नेशनलिस्ट मूवमेंट इन द कंट्री। और तिलक को ये बात समझ में आ गई थी, क्योंकि याद करो अभी हमने बोला कि 1914 में जब वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया, वर्ल्ड वॉर 1, तो तिलक ने बोला मैं मदद करने को तैयार हूं। फिर आगे जब 1916 आया तो 1916 में एनी बेसेंट भी आ गई, और एनी बेसेंट ने बोला कि भाई तुम्हारे यहाँ पर जो है तुम इतने इंपॉर्टेंस रखते हो, तुम ही जीत और हार का फैसला कराओगे, और तुम होम रूल लीग मूवमेंट तुम्हारे को करना चाहिए। ये बात तिलक को समझ में आ गई। दिस इज व्हाट वी हैव रिटन ओवर हियर कि तिलक अंडरस्टूड द नीड। नीड का क्या मतलब होता है? जरूरत। कि जरूरत है रिवाइवल ऑफ नेशनलिस्ट मूवमेंट की, दोबारा से आंदोलन करने की जरूरत है। So he also understand the growing importance of Congress party in Indian political scene. So first talk was to re-admitted into the party. तो इसका मतलब है उनको एक बात समझ में आ गई
कि दोबारा से आंदोलन तो करना है। लेकिन अब तिलक के साथ तो कोई लोग जुड़े नहीं हुए, क्योंकि तिलक 6 साल से तो कहाँ थे, जेल में थे। तो मासिस के साथ, जनता के साथ उनके संपर्क क्या हो चुके थे, टूट चुके थे। अब एग्जाम्पल के लिए अन्ना हजारे जैसे सपोज करो 2014 में जब वो दिल्ली में बैठे करप्शन को लेकर के, लोकपाल बिल को लेकर के बैठे, तो लोगों के साथ उनका कनेक्शन था, वो एक आवाज लगाते तो यहाँ पर कुछ भी कर सकते थे। लेकिन सोचो आज अन्ना कहीं पर भी हो, और आज तो फिर भी व्हाट्सअप वगैरह जो सब कुछ है, लेकिन फिर भी अन्ना पिछले 1 महीने में क्या कर रहे हैं, 1 साल में क्या कर रहे हैं नहीं पता। लेकिन अन्ना को अगर फिर से कोई आंदोलन करना पड़ेगा तो फिर किसी फेमस पार्टी के साथ अपने आप को एसोसिएट करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ मीडिया की मदद या संस्थाओं की मदद लेनी पड़ेगी, तब जाकर फिर वो अपना काम कर पाएंगे। तिलक को ये पता था कि मैं चाहता तो हूँ मूवमेंट करना, लेकिन मैं अकेला कुछ कर नहीं पाऊंगा। लेकिन हाँ, एक कांग्रेस पार्टी है, मैं अगर कांग्रेस के साथ मिल जाता हूं, और कांग्रेस ऑलरेडी क्या हो चुकी थी, कांग्रेस के 2 हिस्से हो चुके थे। 1907 में कांग्रेस में मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट अलग हो चुके थे। एक्सट्रीमिस्ट का क्या मतलब होता है, गरम दल के लोग, और गरम दल के नेता थे कौन, तिलक। उनको पता था भाई हम घर छोड़ चुके हैं और दोबारा आंदोलन करना है तो घर जाना जरूरी है। इट इज इंपॉर्टेंट टू रीजॉइन दी कांग्रेस, दोबारा से कांग्रेस को ज्वाइन करना पड़ेगा, क्योंकि तभी मैं नेशनल लेवल पे, क्योंकि ये संस्था कैसी थी, जिसकी रीच कैसी थी, पूरी इंडिया लेवल पे रीच थी। तो अपने आंदोलन को पूरे हिंदुस्तान के लेवल पे अगर लेकर जाना है तो वापस से गरम दल को एक कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन करना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, इन द कांग्रेस सेशन ऑफ दिसंबर 1915, कांग्रेस का जब सेशन हुआ 1915 में, इट वाज डिसाइडेड टू लेट द एक्सट्रीमिस्ट रीजॉइन द पार्टी। क्योंकि हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा था कांग्रेस हर साल सेशन करती थी अपने। कांग्रेस जब बनी थी 1885 में, तो 1885 से लेके हर साल उसका मीटिंग होती थी। और कब मीटिंग होती थी, साल के आखिरी 3 दिन 29, 30 और 31 फिक्स होता था, हर साल मीटिंग करती थी। तो बोला गया कि जब 1915 दिसंबर में मीटिंग हुई तो इस मीटिंग में ये सोचा गया कि कोई नहीं, 1907 में मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट अलग हो गए थे, आज 1915 में अगर एक्सट्रीमिस्ट वापस आना चाहते हैं तो आने दिया जाना चाहिए। अगर कोई भूला भटका वापस आना चाहे घर पे, मोस्ट वेलकम। तो 1915 में डिसाइड कर लिया गया कि आ जाओ वापस, एंड लार्जली ड्यू टू द एनी बेसेंट परसुएशन। ज्यादातर क्यों माने थे, क्योंकि एनी बेसेंट जो थी वो परसूड कर रही थी, मतलब वो कन्विंस कर रही थी, वो मनवाना चाह रही थी। बेसेंट हैड ऑल्सो रिकॉग्नाइज द नीड ऑफ कांग्रेस अप्रूवल एंड एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ एक्सट्रीमिस्ट इन द नेशनल स्ट्रगल। वो चाहती थी कि वो सारे आए। तो अब समझने की कोशिश करो अंग्रेजी भाषा से बाहर निकल के कि हम इसको क्या कह सकते हैं। पहले पॉइंट में क्या लिखा, एक मैं ऐसा बोल सकता हूँ, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैं इसको ये बोल सकता हूँ कि पहला पॉइंट था कानून से ये परेशान थे, सिर्फ इतना बोल सकते हैं। दूसरा हम ये बोल सकते हैं कि मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट की यूनिटी जो है ऑलरेडी खत्म हो चुकी थी। इस बात से भी ये नाराज थे। घर में 2 भाई अलग हो जाएं या एक बेटा घर छोड़ के चला जाए तो घर वाले तो नाराज होंगे ही होंगे। प्लस बोला गया कि यहाँ पे अब क्या हो गया थे, तिलक भी वापस आ चुके थे और तिलक के साथ साथ एनी बेसेंट भी इंडिया में आ चुकी थी। इस वजह से ये चाह रहे थे कि दोबारा से आंदोलन हो, और इन्होंने फाइनली इंडियन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया था। इतने सारे कारणों की वजह से फाइनली 1916 में क्या हो गया था, एक आंदोलन हो गया था। कैन वी से सो और नॉट? अगर कोई बोले कि भाई अगर कोई बोले कि भाई ऐसा है, सपोज हिंदुस्तान में एक क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ था नहीं हुआ था, आंदोलन हुआ था, क्यों हुआ था, क्या बैकग्राउंड था, तो तब पढ़ेंगे तो बता पाएंगे। इसी तरीके से कोई बोले स्वदेशी आंदोलन हुआ था, क्यों हुआ था, तो उसका बैकग्राउंड होगा, तो तुम बोलो यहाँ बंगाल को विभाजन किया था इसलिए हुआ था। कोई बोले
होम रूल लीग मूवमेंट हुआ था, होम रूल लीग आंदोलन हुआ था, क्यों हुआ था, क्या बैकग्राउंड क्या था? पहला, हाँ, कानून अच्छा नहीं था, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, वो हम पढ़ चुके हैं। दूसरा, वो डिवाइड हो चुके थे, वो इस बात से नाराज थे। तीसरा, तिलक वापस आ चुका था। और एनी बेसेंट, एनी बेसेंट के बारे में बता सकते हो नहीं बता सकते? हाँ, वहां से थी, अभी मैं लिखवा भी दूंगा, डू नॉट वरी, ठीक है ना। वी विल राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एनी बेसेंट एज वेल। और क्या कारण थे? हाँ, वो जो अलग अलग हो रहे थे, इस आंदोलन के बैकग्राउंड एक ये भी था कि जो दो लोग अलग हो चुके थे अब वो वापस मिल चुके थे, ताकत दोबारा से वो ताकत बन चुके थे। जो ताकतें टूट चुकी थी हिंदुस्तान के अंदर 1908 में तिलक के जाने के बाद, वो वापस से ताकतें मिल गई थी। और अब बाहर वाले लोगों का, एक्सपीरियंस्ड लोगों का, एनी बेसेंट जैसे लोगों का भी सपोर्ट मिल रहा था। तो अब जब सारे मिलकर जो है रेडी हो रहे हैं, तो कॉमन सेंस की बात है, अब ये कुछ आंदोलन करेंगे। आंदोलन में क्या करेंगे, दीज आर द एक्टिविटीज, कि इन्होंने वहां क्या किया, ठीक है ना। बट जस्ट राइट डाउन द बैकग्राउंड ऑफ दिस होम रूल लीग मूवमेंट। किन की थी इशना? सो व्हाट, 1885 में तिलक थे? फिर हाउ कैन यू से उन्हीं की थी ये? एंड जब वो अलग ही हो गए तो कैसे रह गई उनकी? एक पार्टी से कोई निकल गया, ज्योतिराज सिंधिया आज कांग्रेस छोड़ के चले गए, कल को वापस कांग्रेस ज्वाइन कर ले, वो क्या बोलेंगे, मैं तो कांग्रेस ही हूँ। अब तो वो छोड़ के चले गए, अब तो वो बीजेपी वाले हो गए।
देखने में पीछे से कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही? लाइट कम कर दूं क्या इसकी प्रोजेक्टर की? जस्ट अ मिनट, मुझे ऐसा महसूस हुआ शायद अब ठीक है थोड़ा, नहीं? कुछ नहीं। बहुत बढ़िया, ईशना ने लिख लिया, सृष्टि ने पहले ही लिख लिया। लिख लिया? गुड, हो गया। दीपा लिख लिया? शुरू करें आगे की बात। सो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हम ये समझ रहे थे कि 1916 में एक आंदोलन हुआ, ठीक? उसका बैकग्राउंड क्या था ये बात हम समझ चुके कि हाँ ये क्यों हुआ था, इसके पीछे क्या माहौल था, क्या क्या चीज़ें चल रही थी उस टाइम पे, क्या परिस्थितियाँ थी। लेकिन ऑब्जेक्टिव्स का मतलब है ये चाहते क्या थे। जैसे आज की डेट में फार्मर आंदोलन कर रहे हैं तो हम बोले भाई चाहते क्या हो, ऑब्जेक्टिव क्या है तुम्हारा, बैकग्राउंड कुछ भी रहा हो। वो बोले कि ये कानून जो है अच्छे से पास नहीं हुआ था, हबड़ा धबड़ी में इसको पास किया गया था, जो एक प्रोसीजर होना चाहिए उसको फॉलो नहीं किया गया था, ये बैकग्राउंड हो गया। वो बोले उसको छोड़ो, ये बताओ अब चाहते क्या हो। तो वो कुछ ना कुछ अपनी डिमांड रखेंगे, जैसे एमएसपी की गारंटी दो, ये करो वो करो। इसी तरीके से जो ये 1916 में तिलक और एनी बेसेंट और ये पूरी इंडिया में मिल करके आंदोलन करने की कोशिश कर रहे हैं, इसके पीछे कुछ मकसद होगा। मकसदों को समझने की कोशिश करते हैं। पहले हम सिर्फ समझेंगे, ठीक, फिर हम लिखेंगे, क्योंकि समझते लिखते रहेंगे तो ना ये समझ पाओगे ना लिख पाओगे। बाद में आई विल गिव टाइम, ठीक है ना? एंड सेम गोज फॉर ऑनलाइन स्टूडेंट्स ऑल्सो, ठीक? सो डू नॉट हरी फॉर राइटिंग। पहला मकसद था
टू अचीव दिस सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया। सेल्फ गवर्नमेंट का क्या मतलब होता है? एक किस्म से स्वराज। तो इनको बोला गया भाई चाहते क्या हो, तो इन्होंने बोला स्वराज, सेल्फ गवर्नमेंट, खुद की सरकार। दूसरा बोला क्या चाहते हो, तो इन्होंने बोला दे वांट टू प्रमोट पॉलिटिकल एजुकेशन, राजनीतिक ज्ञान बढ़ाना चाहते हैं और डिस्कस करना चाहते हैं इस आंदोलन के जरिए। क्या डिस्कस करना चाहते हैं? एजिटेशन फॉर सेल्फ गवर्नमेंट। एजिटेशन का मतलब होता है आंदोलन, प्रोटेस्ट। कि जब हम ये आंदोलन क्यों कर रहे हैं, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? कि हम लोगों को पॉलिटिकली एजुकेट कर सकें कि कैसे हम प्रोटेस्ट कर कर भी अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकते हैं। क्योंकि एवरी प्रोटेस्ट इज अ लर्निंग। तो इस ऑब्जेक्टिव क्या था? एनी बेसेंट ये चाहती थी कि यहाँ के लोगों को राजनीतिक ज्ञान दो। प्रोटेस्ट इज अ पॉलिटिकल एक्टिविटी। न्यूज़ वगैरह में सुन रहे होगे ना, यहाँ पॉलिटिसाइजेशन चल रही है, यहाँ पॉलिटिक्स हो रही है। ये पॉलिटिकल एजुकेशन है। इस आंदोलन के जरिए लोगों को समझाना कि एजिटेशन के जरिए आप अपनी बात को कैसे मनवा सकते हो। एंड नेक्स्ट इज बोला गया टू बिल्ड द कॉन्फिडेंस। आंदोलन के पीछे मकसद है कॉन्फिडेंस बढ़ाना अमंग इंडियंस टू स्पीक अगेंस्ट द गवर्नमेंट सप्रेशन। क्योंकि इन लोगों के अंदर क्या था? लोगों के अंदर विश्वास की कमी थी, आत्मविश्वास ही नहीं था। सरकार के खिलाफ कुछ भी बोलने में डरते थे। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए मोदी के खिलाफ, अमित शाह के खिलाफ बोलने में लोगों डरते थे, लोगों में खौफ था। अब जब आंदोलन हो गया, अब आंदोलन जो चल रहा है, अब हर किसान के इवन छोटे छोटे बच्चे भी अमित शाह वगैरह से खुल के बोल रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं। तो इससे क्या होता है? गलत के खिलाफ आवाज उठाना। द फिलोसफिकल ऑब्जेक्टिव वाज कि अगर कोई तुम्हारा दमन कर रहा है, अगर तुम्हें कोई सप्रेस कर रहा है, तो गलत के खिलाफ तुम्हारे को आवाज उठानी चाहिए है। और ऐसा आवाज उठाने का विश्वास लोगों के अंदर पैदा करवाना इस आंदोलन का क्या था? मकसद था। समझ पा रहे हो बात? एंड नेक्स्ट इज टू डिमांड फॉर द लार्जर पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर इंडियंस फ्रॉम द ब्रिटिश गवर्नमेंट। पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन का मतलब होता है कि जो नेता बन रहे हैं, जो भी लेजिस्लेटिव काउंसिल में जा रहे हैं, जैसे आज हमारे जैसे कृष्णपाल गुर्जर कहें तो कौन है? इज अवर रिप्रेजेंटेटिव। जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में लोग बैठे हैं वो कौन है? हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स। तो बोला गया अंग्रेजों की सरकार में हिंदुस्तानी नहीं होते थे, हिंदुस्तान की सरकार में हिंदुस्तानी नहीं होते थे। कौन होते थे? अंग्रेज होते थे। तो वो बोलते थे हिंदुस्तान की सरकार में हिंदुस्तानी ज़्यादा से ज़्यादा होने चाहिए, हिंदुस्तानी रिप्रेजेंटेटिव ज़्यादा से ज़्यादा होने चाहिए। तो ये आंदोलन किस लिए है? कि हम डिमांड करते हैं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए। कानून बनाने की प्रक्रिया में ज़्यादा से ज़्यादा इंडियंस होने चाहिए। और इंडियंस कौन होंगे? जो इंडिया के को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। तो इसका मतलब ब्रिटिश सरकार के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा हिंदुस्तानियों के पार्टिसिपेशन को बढ़ाना जो है इस आंदोलन का मकसद था। एंड नेक्स्ट इज टू रिवाइव द पॉलिटिकल एक्टिविटी इन इंडिया वाइल मेंटेनिंग द प्रिंसिपल्स ऑफ कांग्रेस पार्टी। इसका मतलब जो आंदोलनों की लहर हिंदुस्तान में खत्म हो चुकी थी तिलक के जाने के बाद, 1908 के बाद, अब उस जो है आग को फिर से जलाना। कहते नहीं कि तेरे सीने में ही सही, मेरे सीने में हो या तेरे सीने में ही सही, आग जहां भी हो लेकिन जलनी चाहिए। कि मतलब वो आंदोलन जो है, वो पॉलिटिकल एक्टिविटीज जो है इंडिया में स्टॉप नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर पॉलिटिकल एक्टिविटी स्टॉप हो गई तो अंग्रेज जो है तुम्हारा एक्सप्लॉइटेशन करते ही रहेंगे। तो तुम्हारे अंदर इतना विश्वास पैदा कराना चाह रहे हैं कि तुम क्या कर सको, इनके खिलाफ आवाज उठा सको और ऐसी पॉलिटिकल एक्टिविटी को रिवाइव कराना चाह रहे थे। सो दीज वर दी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ, बता सकते हो कौन से पढ़े? दो चार। सेल्फ गवर्नमेंट चाह रहे थे, प्रोटेस्ट कर, वेरी गुड। कॉन्फिडेंस बढ़ाना चाह रहे थे,
पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशंस को, रिप्रेजेंटेटिव्स बढ़ाना चाह रहे थे, गुड। तो दीज वर दी फ्यू। अगर कोई बोले बैकग्राउंड क्या था, वी नो नाउ। अगर कोई बोले ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, वी नो नाउ। सो नाउ यू कैन राइट फ्यू ऑब्जेक्टिव्स। गिव द हेडिंग इन योर नोटबुक, ऑब्जेक्टिव ऑफ द होम रूल लीग मूवमेंट। अर्जुन ये फ़ोन ले जाओ, मैम को बोलना इसको चार्जिंग पे लगा लेंगे, और मैडम का फ़ोन ले आओ 1 मिनट, ठीक है ना। ठीक है, लिख लिया, गुड। रिटन, गुड। दीपा लिख लिया आपने, नेहा लिख लिया, ऑनलाइन में सबने लिख लिया, गुड। चलो, नाउ डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट थिंग, कि फाउंडेशन की इसकी स्थापना किसने की, ठीक है ना, कि इसको ऑर्गेनाइज किसने किया, किसने स्टार्ट किया। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द फाउंडेशन। As far as the foundation is concerned, we already know 2 names. Who were the founders? Tilak and Annie Besant. We already know they are the one who have founded this Andolan, and now we will understand in the form of diagram. First see, then we will write, ठीक। पहले हम देखते हैं कि क्या था। तो हमने देखा कि there were 2 home rule leagues launched। 2 होम रूल लीग्स का क्या मतलब है, यहां पर समझो सिंपल भाषा में ग्रुप्स। 2 ग्रुप्स वर लॉन्च्ड, मतलब 2 अलग अलग ग्रुप बने, ऐसे समझो। ये 2 आंदोलन नहीं थे, पढ़ने से ज्यादा सुनने पे ध्यान लगाओ। 2 आंदोलन नहीं लिखे, क्या लिखे, जैसे एग्जाम्पल के लिए किसानों के आंदोलन में एक आंदोलन पंजाब में कर रहा है और एक आंदोलन दिल्ली में कर रहा है, आंदोलन तो एक ही है लेकिन ग्रुप अलग अलग है। तो ये बोल रहे हैं 2 ग्रुप्स बनाए गए, 2 लोग हैं
और दोनों ने अपने अपने ग्रुप बनाए। ठीक, कौन से? तिलक ने एक लॉन्च किया होम रूल लीग मूवमेंट एट बेलगाम। बेलगाम कहाँ पे है? पूछ रहे हो बता रहे हो? अंदाज जो है पूछने का है, कहना चाहते हो तो। आसपास, आसपास तो सब सारा नहीं, थोड़ा सा और इधर उधर चले जाओ। हाँ अब सही है, इट्स इन कर्नाटका। एंड एनी बेसेंट ने कहाँ शुरू किया? मद्रास में। एंड इसने इन जगहों पे शुरू किया और इसने रेस्ट ऑफ द कंट्री में किया। एंड दे हैड द कॉमन ऑब्जेक्टिव ऑफ अचीविंग द सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया। स्वराज लेने के लिए इन दोनों ने अलग अलग जगहों से आंदोलन करना शुरू किया। सो नाउ यू कैन राइट अबाउट द फाउंडेशन, ताकि हम आगे जाकर एक्टिविटीज़ पढ़ सकें, नहीं तो ये रह जाएगा फिर। ठीक, जस्ट गिव, ये छोटा सा डायग्राम है, 2 मिनट लगेंगे आपको लिखने में। जस्ट गिव दी हेडिंग्स। हेडिंग एक अपनी नोटबुक में दे दो, फाउंडेशन, और फाउंडेशन में ये पूरा का पूरा एज इट इज़ लिख लो साहब। और आज आपका होमवर्क क्या होगा? बेलगाम को इंटरनेट पे, गूगल पे घर जाके देखना कहाँ पर है ये। बस अभी मत देखना, खासकर ऑनलाइन वाले। हाँ मैंने बता तो दिया, बट देखने को बोला है, तुमने अभी सुना है सिर्फ। ट्राई टू फाइंड इट लोकेशन ऑन मैप। लिख लिया सबने ऑनलाइन? चलो लेट अदर्स राइट। ओके, सबने लिख लिया। चलो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसके बारे में थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे, बाकी के बचे हुए सारे पॉइंट्स उसके बाद एक बारी में लिखेंगे। ठीक है ना, जितना भी बैलेंस पॉइंट रह गए अब पहले हम उसको समझ लेते हैं, बिकॉज वी आर ऑलमोस्ट अटेंडिंग स्टेज कि एक्टिविटीज़ क्या हुई और उसकी सिग्निफिकेंस क्या थी। ये 2 पॉइंट्स पहले हम दोनों समझेंगे, फिर बारे में लिखेंगे, एंड फिर फेलियर्स एंड डिक्लाइन के बारे में सिर्फ समझने पे ध्यान लगाएंगे, लिखेंगे बाद में। ठीक है ना, अगेन आई एम सेइंग एक्टिविटीज़ इन्होंने क्या क्या करी। जैसे एग्जांपल के लिए आंदोलन में ये लोग आ गए, आंदोलन किसान कर रहे हैं,
फिर हमने सोचा ये चाहते क्या हैं ये भी जान लिया, फिर इनके लीडर कौन है, किसने आंदोलन शुरू किया ये भी जान लिया। अब आंदोलन में ये कर क्या रहे हैं, एक्टिविटीज़ क्या कर रहे हैं, ये अब हम समझेंगे होम रूल लीग मूवमेंट में क्या हुआ था। तो वो बोल रहे हैं होम रूल लीग मूवमेंट के अंदर पहली चीज़ क्या हुई थी, दे ऑर्गेनाइज्ड डेमोन्स्ट्रेशंस एंड एजिटेशंस। डेमोन्स्ट्रेशंस क्या होती हैं, व्हाट इज डेमोन्स्ट्रेशन? डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब होता है करके दिखाना, डिस्प्ले करना, दिखाना। एंड एजिटेशन का क्या मतलब होता है, हाँ एग्जैक्टली। तो बोला गया ये लोगों को जैसे एग्जाम्पल के बोल के दिखाते भी थे, कुछ ना कुछ जैसे तख्ती के ऊपर अगर कुछ लिख दिया जाए या कहीं ना कहीं तो उसको किया जाए तो बोलते हैं ये प्रोटेस्ट कर, ये क्या कर रहे हैं, डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं। ये कहीं ना कहीं प्ले करते थे, कहीं ना कहीं स्पीचेस देते थे, ये बोल के दिखाते थे। एंड फाइनली ये प्रोटेस्ट वगैरह करना शुरू कर रहे थे। तो अल्टीमेटली इन लोगों ने डेमोन्स्ट्रेशंस किए, कई जगह प्रोटेस्ट किए और बहुत जगह पब्लिक मीटिंग्स करी इन्होंने। और पब्लिक मीटिंग्स में लीडर्स गिव्स दी फायरी स्पीचेस, मतलब आग भरी जो है स्पीचेस दी, ऐसी स्पीचेस दी कि सुनने के बाद जो है एनर्जी से मोटिवेट हो गए, जोश से भर गए लोग। और ऐसी स्पीचेस देने के बाद माना गया दे वर एबल टू क्रिएट अ स्टिर विद इन द कंट्री। स्टिर किसको कहते हैं, स्टिर का मतलब होता है हलचल को, स्टिर का मतलब होता है हलचल से। तो इन्होंने क्या कर दिया, पूरी कंट्री के अंदर एक हलचल मचा दी। एंड दे क्रिएटेड अ स्टिर, दे हलचल मचा दी एंड अलार्म द ब्रिटिश टू सच एन एक्सटेंट दैट द एनी बेसेंट वाज अरेस्टेड इन जून 1917। पूरे इंडिया के अंदर हलचल मचा दी और अंग्रेजों को इस हद तक आगे आना पड़ा कि एनी बेसेंट को अरेस्ट कर लिया गया, क्योंकि उनको लग रहा था कि ऐसा ऑर्गेनाइज्ड आंदोलन हिंदुस्तान में आज तक पहले कभी नहीं हुआ। 1916 से पहले आंदोलन हुआ ही कहां, एक बार हुआ स्वदेशी मूवमेंट, और वो भी सिर्फ बंगाल तक, और वो भी बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड नहीं था। अंग्रेज़ों ने अगले ही साल फूट डालने की नीति के तहत उनको जो है दबा के अलग कर दिया, लीडर को अरेस्ट कर दिया, सब शांत हो गया। इसका मतलब 1757 1757 से देश आज़ाद पड़ा है, 1916 तक कोई आज तक ऑर्गेनाइज्ड आंदोलन हुआ ही नहीं, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ सो मच ऑफ द लीडर्स। पहली बार इस तरीके का आंदोलन हो रहा था जिसने इतनी हलचल मचा दी। तो अंग्रेजों को लगा इसके पीछे एनी बेसेंट जो है ये मार्गदर्शन कर रही है अब इनका, उसने इसको अरेस्ट कर लिया। जैसे ही अरेस्ट किया, लीडर अरेस्ट हो जाए तो लोग और हलचल मचाते हैं। एक पॉइंट ऑफ टाइम तक तो समझ आता है कि लीडर का जब तक एक्टिव रोल नहीं आ रहा तब लीडर को उठा लिया जाए तो कोई नहीं, लेकिन एक बार अगर हलचल मच गई और फिर लीडर को उठा के ले जाएं, तो जैसे गांधी जी को जब अंग्रेज जेल डालने की कोशिश करेंगे तो जेल भरो आंदोलन ही चल जाएगा, वो कहेगा सारे को ही जेल भर दो। अब वो कहेंगे भाई कितनों को भरें, फिर गांधी जी को बोलेंगे निकलो, फिर गांधी जी बोलते मैं नहीं निकलूंगा, तो कहेंगे भाई निकलो, कहे ना मैं नहीं निकलूंगा, क्या पूरे हिंदुस्तान को ही जेल बना दोगे तुम। उनके लिए बहुत बड़ी दिक्कत हो गई अंग्रेजों के, अरे यार ये क्या कर दिया हमने, इस बंदे को पहले अंदर डाला अब बाहर निकालना चाहते हैं। अब अंग्रेज गए, उनकी फोटोज हैं, उन्होंने हाथ जोड़े पैर पड़े कि भाई बाहर निकलो प्लीज, आप बाहर हल्ला मच रहा है और आप बाहर नहीं निकले तो पता नहीं है क्या क्या कर जाएंगे। तो वो मौके का फायदा उठाना जानते थे, तो उन्होंने बोला ये बात मानो पहले फिर निकलूंगा। फिर वो अपनी बात मनवा लेते थे, अकॉर्डिंगली निकल जाते थे। तो थैंक्स टू गांधी जी वो थे, लेकिन इस टाइम तक गांधी जी नहीं थे। तो गांधी जी वाला काम जो है एनी बेसेंट कर रही थी। और हिंदुस्तान के लिए खास करके जब वुमेन एम्पावरमेंट जैसे टॉपिक्स पढ़ते हो या ऐसे लिखते हो, नारी सशक्तिकरण, वहां पे समझ नहीं आता बच्चों को कि मैं क्या एग्जाम्पल लिखूं। हिंदुस्तान के रिस्पेक्ट में लिखो ये बात कि हिंदुस्तान का नेतृत्व पहली बार नारी नहीं किया, और हिंदुस्तान की सबसे बड़ी संस्था जो एक पार्लियामेंट के रूप में थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, उसकी राष्ट्रपति प्रेसिडेंट भी एनी बेसेंट को बनाया गया। तुम्हारे को वो दिया था 1885 से लेकर 1947 तक की समरी, कहाँ कहाँ मीटिंग्स हुई, क्या क्या हुआ, कौन कौन राष्ट्रपति था, उसमें चेक करो। उसके अंदर एनी बेसेंट को राष्ट्रपति तक बनाया गया। एक नारी के जरिए ही पूरा हलचल मचा हिंदुस्तान के अंदर।
तो नारी शक्ति का प्रतीक थी वो। और इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर भी लिख सकते हैं, हिंदुस्तान के अंदर सिर्फ और सिर्फ देश चाहे खराब थे लेकिन इंसानियत फिर भी वहां पर जिंदा थी। तो ऐसे लिखने को अंदर जब आता है तो ऐसे के अंदर सारा कुछ लिखा जाता है। तो जस्ट राइट अबाउट दोज थिंग्स कि हिंदुस्तान के अंदर तो यहाँ पर वुमेन का खास रोल देखा जा रहा था। इन्होंने नेतृत्व करना शुरू किया, पूरे सिस्टम को हरा दिया और पूरे सिस्टम इतना ज़्यादा परेशान कर दिया कि इनको अरेस्ट कर लिया गया। एंड दिस मूव बाय द ब्रिटिश, दिस मूव का मतलब अरेस्ट करना, क्रिएटेड अ नेशन वाइड प्रोटेस्ट। और इससे अब पूरे हिंदुस्तान में प्रोटेस्ट होना शुरू हो गया। एंड नाउ इवन मॉडरेट लीडर्स ज्वाइन दी लीग्स। अभी तक तो उन्होंने सिर्फ, अभी तक हमने क्या पढ़ा था कि उन्होंने सिर्फ उसको सब ज्वाइन किया था, इंडियन नेशनल कांग्रेस को। हमने ये नहीं पढ़ा था कि कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद अब लीडर्स भी कूद गए। नरम दल के लोग नहीं कूदे थे, लेकिन जब अरेस्ट कर लिया और इतनी बड़ी बात हो गई, अब नरम दल के भी जो लोग थे वो भी इसके अंदर कूद पड़े। एंड बेसेंट फाइनली वाज रिलीज्ड इन सितंबर 1917। से बोला भाई इसे बाहर निकालो। ऐसा होता है, किसी को पकड़ लिया जाए और दिक्कत हो जाए तो उसको फट से निकाल देते हैं बाहर। यही चीज़ करना चाहते थे हमारे हिंदुस्तान में। इस जो हमारे यहाँ पे कई रिलीजियस लीडर्स थे, जैसे सच्चा सौदा एक थे ना हमारे यहाँ पे, मैसेंजर ऑफ गॉड, सिरसा के, क्या नाम था, राम रहीम, वेरी गुड। वो यही चाह रहे थे कि जब मुझे अरेस्ट करने का ऑर्डर दे सरकार तो हलचल मच जाए और फिर सरकार मेरे को बाहर निकाल दे। लेकिन उनको ये नहीं पता था वो दूसरों की सरकार थी, अंग्रेजों की सरकार थी, ये हिंदुओं की सरकार है, ये डेमोक्रेसी है, हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। उसमें और इसमें बेसिक फर्क था। अब पता नहीं उन्होंने ये पढ़ा हो ना पढ़ा हो या किस सेंस से पढ़ा, ऊपरी ऊपरी देखने से तो लगता है किसी को अंदर ले जाओ अरेस्ट करके, अगर परेशान करे तो बाहर निकाल दो। ऐसा तब होता है जब रूल कोई दूसरा कर रहा हो, लेकिन जब खुद ही के रिप्रेजेंटेटिव, खुद ही ने स्टेट बना रखी है, तब ऐसा नहीं होता। अब तो क्या करते हैं, पंजाब का कोई बंदा अरेस्ट किया तो सीधा उठाकर उसको साउथ ले जाएंगे, शक्ल ही नहीं देखेगा, ना दिखेगा ना ख्वाब आएंगे, ले जाएंगे। एंड फाइनली बोला गया ये सारी चीजें जो है पहली बार इस आंदोलन में हुई। एंड जस्ट सी द ब्यूटी, 16 में पहली बार आंदोलन शुरू हुआ और इस समय गांधी जी भी मौजूद थे हिंदुस्तान में। एंड ही वॉज आई विटनेसिंग ऑल ऑफ दीज थिंग्स, ही वॉज सर्चिंग फॉर द ट्रूथ। वो पूरे हिंदुस्तान में देख रहे थे, बट स्टिल ही हैज नॉट ज्वाइन एनी कांग्रेस। 15 में तो आ गए ना गांधी जी, 16 में हल्ला मच रहा है पूरे हिंदुस्तान में, लेकिन स्टिल देयर इज नो नेम ऑफ गांधी जी। Why so? We will try to understand it when we will study Gandhi ji. Finally, activities के बाद we will see the significance. Significance का मतलब है कि क्या इंपॉर्टेंस थी इसकी। कोई ये बोले कोई होम रूलिंग मूवमेंट कोई इंपॉर्टेंट था, कुछ उसकी अहमियत थी हिस्ट्री में, तो तुम क्या बोलोगे, जी थी। क्या अहमियत थी? पहली नंबर की बात, द मूवमेंट got the huge support from the lot of educated Indians. पढ़े लिखे लोग पहली बार, ये बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि जब 1885 में मंगल पांडे के टाइम पर क्रांति हुई थी, रिवोल्ट ऑफ 1857 हुआ था, सॉरी 1857, जब मंगल पांडे के टाइम पर 1857 में रिवोल्ट हुआ था, कोई भी एजुकेटेड इंडियन सामने नहीं आया था। याद करो, पढ़ाया था तुम्हारे को, उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था, दे वर मिडिल क्लास। जैसे आज की डेट में किसान कुछ भी करें, पढ़े लिखे लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। वो बेचारे इतने टाइम से रात को जो है सर्दियों में रोडों पे हैं, उनके साथ बहुत परेशानी हो रही है, कुछ लोग मर भी रहे हैं, हर रोज खबर आ रही है, लेकिन पढ़े लिखे लोगों को कोई फर्क पड़ ही नहीं रहा। थोड़ा बहुत हाँ ये ठीक है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, बस खत्म, अदरवाइज कोई इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा। अब क्या हुआ, अब खली ने उनको ज्वाइन कर लिया। अब क्या हुआ, आज कुछ पंजाब के कुछ ऐसे स्पोर्ट्समैन थे जिनको इंडिया का अवार्ड मिला हुआ था, उन्होंने अवार्ड्स वापस कर दिए। अब कि हम किसानों के साथ हैं तो हम इस सरकार के दिए हुए अवार्ड्स वापस कर रहे हैं। अब इससे क्या होगा, स्पोर्ट्स वालों को लगेगा कि यार हमारे लीडर्स, खली को जो इस तरीके की कम्युनिटी के लोग होंगे उनको लगेगा यार हमारे लोग साथ हैं। सपोज कोई पढ़ा लिखा इंसान उसको ज्वाइन कर गया, इससे क्या होगा, अब पढ़े लिखे लोगों को लगेगा क्या, नहीं यार
अब धीरे धीरे चीज़ें जुड़ना शुरू होंगी। तो बोला गया 1916 में पहली बार क्यों नहीं एनी बेसेंट आई थी, ऐसा नहीं था एनी बेसेंट की वजह से ज्वाइन कर रहे थे, ठीक है ना, डोंट टेक इट अदरवाइज। इट वॉज दिस सिंबल कि हाँ एजुकेटेड लोग भी कर रहे हैं, और जब एजुकेटेड लोग किसी काम को कर रहे होते हैं तो दूसरे लोग एक मतलब निकालने की कोशिश करते हैं कि ज़रूर कुछ लॉजिकल होगा, कुछ साइंटिफिक होगा, रैशनल होगा, कोई इलॉजिकल बात नहीं कर रहे होंगे, तभी पढ़े लिखे लोग बीच में जा रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए जब अन्ना हजारे मूवमेंट कर रहे थे 2014 में, या फिर जब आम आदमी पार्टी इन्होंने नई नई बनाई थी, तो कई सारे पढ़े लिखे लोगों ने ज्वाइन कर लिया था, प्राइवेट कंपनीज के सीईओज ने ज्वाइन कर लिया था, उनको देखा था कि और लोगों ने ज्वाइन कर लिया। तो बोला गया ये मूवमेंट पहली बार मिडिल क्लास को शेक कर पाया, उनको जगा पाया, और उनको जो है इस आंदोलन के अंदर लेकर के आ पाया। एंड नेक्स्ट इज many members of Congress and Muslim League joined the league. Many prominent leaders like Muhammad Ali Jinnah were among its member. और ये एक ऐसा आंदोलन था, अब समझने की कोशिश करो, कि जो गरम दल के लोग थे, एक्सट्रीमिस्ट थे, इनको सपोर्ट अब मॉडरेट्स गरम दल को नरम दल वाले भी करना शुरू हो रहे थे, और अब इनको मुस्लिम्स का भी सपोर्ट मिलना शुरू हो रहा था। इसका मतलब ओवरऑल ये क्या कर रहे थे, एक अपनी एकता को बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, इनकी शक्ति क्या होती जा रही थी, बढ़ती जा रही थी, क्योंकि अभी तक ये सिर्फ अकेले थे, अब इनका सपोर्ट भी मिल रहा है, इनका सपोर्ट भी मिल रहा है, इनका भी मिल रहा है, और इन्होंने पलट के वही कर दिया। क्या याद करो, जब अभी पढ़ाना शुरू हुआ था मैंने तुम्हारे को बोला था कि अंग्रेज सोच रहे थे कि हमारे सामने कौन लोग होंगे, हमारे सामने होंगे इंडियन वर्सेस, जो मैं तुम्हारे को समझाने की कोशिश कर रहा था, क्या कि ये बात हम समझ रहे थे, कुछ ज़्यादा पीछे चले गए लगता है, चलो कोई नहीं, हम समझ रहे थे कि इंडियन वर्सेस ब्रिटिशर्स होंगे। इन्होंने फाइनली क्या कर दिया था, इंडियन को मॉडरेट्स में, एक्सट्रीमिस्ट्स में, मुस्लिम्स में, इन सब में बांट दिया था। अल्टीमेटली इन्होंने फिर से इन सबको ज्वाइन कर लिया और वापस से इंडियन वर्सेस ब्रिटिशर की कहानी पे ले आए। Just try to understand. All because of the Home Rule League movement. तो we will try to understand कि साहब ये Home Rule League movement का क्या है, एक अपना ही अलग से importance है। And the moderates, extremists and Muslim leagues were briefly united through this movement. अब ये सारे की सारी इनकी एकता होने लग गई इसी आंदोलन के जरिए। and the movement was able to spread the political consciousness to the more regions in the country. राजनीतिक चेतना को जगाने की कोशिश करी। राजनीतिक चेतना क्या होती है कि हाँ, पॉलिटिकल का राजनीतिक चेतना का मतलब होता है राजनीति करके अपने अधिकारों को लिया जा सकता है। ऐसी अवेयरनेस लोगों को दी कि आप जो है अगर कुछ प्रेशराइजेशन की टेक्निक्स को फॉलो करो, अगर तुम आपस में मिलकर साथ हो तो तुम अपने ऑब्जेक्टिव्स को पा सकते हो। ऐसी राजनीतिक जो है चेतना, पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस को इन्होंने क्या किया, डेवलप किया। इससे पहले हिंदुस्तानियों के पास ये था ही नहीं। 1857 में एक बार किया था, और 1857 के बाद 1916 में कितने साल हो गए लगभग, सोचो, ऑलमोस्ट 60 साल के करीब हो गए। 60 साल में तो एक पीढ़ी निकल गई होगी। एक पीढ़ी पहले ने क्या सोचा था, अब दूसरी पीढ़ी को समझ नहीं आ रहा होगा। यस, कितने हो गए? हाँ, तो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि किस तरीके से सारी चीज़ें चल रही थी। एंड दिस मूवमेंट लेड टू मॉन्टेग्यू डिक्लेरेशन ऑफ 1917। मॉन्टेग्यू जो थे उन्होंने डिक्लेयर दे दिया, डिक्लेरेशन दे दी। इट वाज डिक्लेयर दैट देयर वुड बी मोर इंडियंस इन द गवर्नमेंट। अब अंग्रेजों की तरफ से ये बात आ गई, अंग्रेज झुकना शुरू हो गए। अंग्रेजों ने वादा कर दिया, क्या वादा कर दिया कि इंडिया डिक्लेयर दैट देयर वुड बी मोर इंडियंस इन द गवर्नमेंट, ज़्यादा से ज़्यादा भारतीय अब सरकार में होंगे, लीडिंग टू द डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशन, अल्टीमेटली रियलाइजिंग रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन इंडिया। और हम अब हिंदुस्तान को कैसी गवर्नमेंट देंगे,
रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट देंगे, जिम्मेदार सरकार देंगे, कोई बात होगी तो उनसे पूछी जा सकती है। एंड दिस डिक्लेरेशन, इसी डिक्लेरेशन को बोला जाता था अगस्त डिक्लेरेशन। अगस्त डिक्लेरेशन किसको कहते थे? इन्हीं मॉन्टेग्यू ने जो डिक्लेयर किया था, इन्हीं को अगस्त डिक्लेरेशन बोला जाता था। इम्प्लाइज दैट द डिमांड ऑफ होम रूल लीग वुड नो लॉन्गर बी कंसिडर सिडिशियस। सिडिशियस का मतलब होता है क्या? देशद्रोही। पहले बोला जाता था अगर कोई होम रूल की, स्वराज की बात कर रहा है तो उसको देशद्रोही माना जाएगा, क्योंकि इस देश में हुक्म और राज किसका है? अंग्रेजों का। तो अंग्रेज कौन है? यहाँ की सरकार। सरकार कौन है? यहाँ का देश। इसका मतलब जो देश के प्रति क्या कर रहा है? साजिश रच रहा है इन सरकार को हटाने की, तो वो कौन हो गया? देशद्रोही। इन्होंने ऐसा कानून बना रखा था, इसी को बोला जाता है सेडिशियस लॉ। तो अब अंग्रेजों ने बोल दिया नहीं नहीं, अगर तुम स्वराज की बात कर रहे हो, होम रूल की बात कर रहे हो, तो वो देशद्रोही की कैटेगरी में नहीं आएगा। क्योंकि अगर कोई बंदा डिस्कस कर रहा है और वो देशद्रोही माना गया तो अंग्रेज उसको पकड़ के ले जाते थे, अरेस्ट कर लेते थे। इसी कानून के जरिए अब देशद्रोही का उनसे हट गया। एंड दिस वाज द बिगेस्ट सिग्निफिकेंस ऑफ दिस मूवमेंट। कोई बोले भाई बताओ इसकी क्या इंपॉर्टेंस थी? वी कैन इजीली टेल few importance. ठीक, now you can write down the activities and the significances. लिख लिया?
एशना क्या डाउट है तुम्हारी, बताओ। डन। जस्ट फॉलो द बुक सेशना, अगर पब्लिशर ने ऐसा लिखा है तो जस्ट फॉलो इट। Even in future also, if something contradict with any publisher, you may follow the publisher. Written? Anything else, Ishna? शुरू करें आगे की कहानी। ओके, अब समझना शुरू करते हैं। अभी रह गए? ओके, क्यों खड़ा? अच्छा, शुरू करें। चलो लेट्स स्टार्ट। हम डिस्कस कर रहे थे अपनी, डो नॉट वरी, आफ्टर क्लास यू मे राइट, ठीक है? या नहीं तो अपने साथ वालों से एक बार नोट कर लो। ब्रिजेश, देखा ना कोई पॉइंट रह गया हो तो होगा, डो नॉट वरी, लास्ट क्लास के बाद नोट करना, ठीक? एक्टिविटीज़ हो गई, सिग्निफिकेंस हो गए। नाउ इट्स अबाउट द फेलियर एंड डिक्लाइन, कि क्या रीज़न थे, इतना बड़ा आंदोलन जो है क्यों फेल हो गया। कोई नहीं, दीपा क्लास के बाद, ब्रिजेश क्लास के बाद, ठीक? ऐसे डिस्टर्बेंस होगी, मैं भूल गया फिर, ठीक है ना? अब फेलियर एंड, यहाँ पर बात आ जाएगी हमारी फेलियर एंड डिक्लाइन। आंदोलन बहुत अच्छा चल रहा था, थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। देखो इसको, यहाँ राजनीति भी समझ में आएगी। 1916 के 1916 में ये आंदोलन शुरू हुआ और आंदोलन चले जा रहा है, और 1916 में ये आंदोलन चले जा रहा है, ये बिल्कुल उसी पीरियड के बीच में है जिसको हम कहते हैं वर्ल्ड वॉर वन। 1914 से 1918 के बीच में ये चले जा रहा है। एक तरफ विश्व युद्ध चल रहा है और उस विश्व युद्ध में हिंदुस्तानियों की मदद बहुत ज़रूरी लेनी है, और इसी बीच में हिंदुस्तानी अंग्रेज़ों के खिलाफ होते जा रहे हैं। और इस बीच अगर हिंदुस्तानियों ने अंग्रेज़ों को उस वॉर में अपना सपोर्ट देना बंद कर दिया, तो उसने बोला हम नहीं अपने सिपाही भेज रहे जाओ, या फिर हिंदुस्तान अगर कहीं जो है जाकर जर्मनी के साथ मिल गया, हिटलर वगैरह के साथ, कोई और बात हो गई तो गेम बिगड़ सकती है। अंग्रेज़ों को लगा कि अब जो एनी बेसेंट वॉज फॉरनर, इंडिया के अंदर अब फॉरनर्स का आना जाना शुरू हो गया है। मतलब नाउ फॉरेनर्स आर बेसिकली डूइंग दी
बेसिकली दे आर गिविंग देयर डायरेक्शन, दे आर लीडिंग द इंडिया नाउ। तो उन्हें लगा आज एक आया है, कल को दूसरा हो सकता है, कल को और बड़ी बात हो सकती है। तो उन्होंने जब एनी बेसेंट को अरेस्ट किया तो आग और फैल गई, तो एनी बेसेंट को निकाल दिया गया। फिर इनको लगा यार समझदारी इसी में है कि अपीजमेंट की पॉलिसी को अडॉप्ट किया जाए। अपीजमेंट की पॉलिसी कहते हैं, अपीजमेंट किसको कहते हैं हम? अपीजमेंट कहते हैं मनवाने को, हर बात मानने को। कोई भी बात हो मानने को तैयार हो जाओ, बड़ी से बड़ी बात हो मानने को तैयार हो जाओ। मानो या ना मानो वो एक अलग बात होते हैं। जैसे तुम घर वालों को बोलो ऐसा है, मुझे जो है बाइक चाहिए, कार चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। घर तो तुम स्कूल में हो या कॉलेज में हो, तुम बोलो ना जब तक नहीं जाऊंगा जब तक दिलाओ, तो वो क्या कहते हैं, अच्छा दिला देंगे, बस ये क्लास पास हो जा, इतने अच्छे नंबर ले, फिर हम दिला देंगे। बच्चे को क्या लगता है, ठीक है। तो पेरेंट्स अपीजमेंट पॉलिसी कर रहे होते हैं। बच्चा वो कर लेता है, फिर बोलता है अब दिलाओ, कह रहे अभी नहीं, अगले साल। तो इसको कहते हैं अपीजमेंट पॉलिसी फॉलो करना। तो अंग्रेजों ने सोचा कि माहौल खराब चल रहा है, पहले ही वर्ल्ड वॉर, पूरे विश्व में युद्ध चल रहा है, ऊपर से यहाँ पर ये जो है बिखर रहे हैं, यहाँ माहौल ख़राब हो रहा है। अल्टीमेटली इन्होंने 1916 में 1917 में आने के बाद क्या किया, नेक्स्ट ईयर जो मॉन्टेग्यू थे, ही वाज दी बेसिकली अर्लियर सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट एंड दी वाइस रॉय ऑल्सो, दोनों पोजीशन इन्होंने होल्ड करी थी बीच में। मतलब स्टेट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट भी रह चुके थे और 1916 से 21 के बीच में ये वाइस रॉय भी थे। मतलब हमारे हिंदुस्तान की सरकार के सबसे सुप्रीम यही थे। इन्होंने बोला हम तुम्हारी बात मानने को तैयार हैं। जैसे इन्होंने बोला हम तुम्हारी बात मानने को तैयार हैं, अब अगेन ट्राई टू अंडरस्टैंड, सी अब थोड़ा सा एनालिसिस पार्ट समझने की कोशिश करना, तब तुम समझोगे इसके इफेक्ट्स को। पहले इंडियन वर्सेस ब्रिटिशर्स मूवमेंट, ये इंडियन वर्सेस ब्रिटिशर हुआ, फिर पार्टीशन ऑफ बंगाल आया, बंगाल के बाद जो है मॉडरेट अलग हो गए, एक्सट्रीमिस्ट अलग हो गए और मुस्लिम्स अलग हो गए। मतलब एकता इन्होंने इसकी तोड़ दी। इसके बाद 1905 में हुआ था, 1916 में जब होम रूल लीग मूवमेंट आ गई तो इन्होंने वापस से इन सबको एक कर दिया, मुस्लिम्स को, एक्सट्रीमिस्ट को, ये मॉडरेट्स, एक्सट्रीमिस्ट और मुस्लिम्स को, और अल्टीमेटली ये ब्रिटिशर्स के खिलाफ आ गए। अब अंग्रेजों को लगा यार ये तो फिर से बड़े बनते जा रहे हैं, शक्ति इनकी होती जा रही है। अंग्रेजों ने बोला 1917 में हम तुम्हारी बात मानने को तैयार हैं। जैसे ही बोला बात मानने को तैयार हैं, इसमें मॉडरेट, एक्सट्रीमिस्ट और मुस्लिम्स थे वर्सेस ब्रिटिशर्स थे, एंड साथ में एनी बेसेंट भी थी, तभी ये इतने बड़े बन रहे थे। इन्होंने बोला, जैसे मॉडरेट्स ने ये बात सुनी, नरम दल के लोगों ने, जो अंग्रेजों के सिस्टम पे बिलीव रखते थे कि यार अंग्रेज हमारी बात मान गए, उन्होंने वादा कर दिया कि हाँ, डिक्लेरेशन दे दी हम तुम्हारी बात मान गए, फिर क्या लड़ना, जब मान ही गए फिर क्या लड़ना, कर देंगे, इन्होंने बोल दिया ना हम तुम्हारी बात मान गए, फिर क्या लड़ना। तो मॉडरेट ने बोला हम तो भाई अब लड़ेंगे नहीं, जब बात हो ही गई हमारी, अब लड़ने का कोई सेंस ही नहीं बनता। यहां पे एक्सट्रीमिस्ट में थे तिलक। तिलक ने कहा अच्छा बात मान ली, मैं इंग्लैंड जा रहा हूं, वहां जाके बात करके आता हूं वॉइस रॉय से, सॉरी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से, कि भाई कब तक होगी ये बातें पूरी, कब तक नहीं होंगी बातें पूरी, क्या होगा क्या नहीं होगा। ये इंग्लैंड चले गए। जैसे ही इंग्लैंड गए, बाकी फॉलोअर्स शांत हो गए, क्यों, कई महीनों तक तिलक यहाँ है ही नहीं, नेतृत्व कौन करेगा। सोचो अन्ना हजारे चले जाते अगर, फिर डायरेक्ट कौन करता, उनको समझाता कौन, लोगों को बांधता कौन। अब एनी बेसेंट को लगा यार तिलक और हमने मिलकर शुरू किया था, वी वर पार्टनर्स, तिलक चला गया, अपने से संभाला नहीं जा रहा। और ये नहीं समझ पा रही थी अंग्रेजों की बात मानूं या ना मानूं, अंग्रेजों की बातों पे विश्वास करूं ना करूं, प्लस अकेले संभाला भी नहीं जा रहा, ये भी वीक पड़ना शुरू हो गई। मुस्लिम्स ने क्या सोचा, फालतू में हम ही जो है, पहले याद करो क्रांति 1857 के जब रिवोल्ट हुआ था तो बहादुर शाह जफर को इन्होंने क्या बनाया था, नेता बनाया था। वो बेचारा उसी नेता बना था, तभी चक्कर में यहां तक भुगत रहे थे।
उन्होंने कहा आज फिर वही बात आ गई, पहले भी अकेले रह गए थे हम, और अकेले रहने की वजह से अंग्रेजों ने हमें अपना दुश्मन मान लिया था 1857 में। उन्होंने कहा था क्रांति का लीडर कौन था, उन्होंने बोला बहादुर शाह जफर। उन्होंने बोला अच्छा मुसलमान थे हमारे जो है असली दुश्मन। उन्होंने बोला शुरू करी, मंगल पांडे ने नाम आ गया मुसलमानों पे, तो उसने बोला उस चक्कर में आज ही तक हम जो पीछे जा रहे हैं। उन्होंने देखा 1916 में फिर यही बात हो गई, 17 में आकर के हम अकेले रह गए। उसने बोला भाई हाथ जुड़वा लो, हम भी साइड हो गए। अंग्रेज क्या सोच रहे हैं, बस अच्छी खासी एक चिंगारी के अंदर आग लगी थी, वो आग लग सकती थी और बढ़ सकती थी, कहानी खत्म हो गई। ये काम गांधी जी नहीं होने देंगे, समझ रहे हो बात? ये लीडरशिप का बहुत बड़ा फर्क होता है। हाँ, इंग्लैंड में वेरी गुड क्वेश्चन। ये बात सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को भी पता था कि जिसने हिंदुस्तान में इतना हल्ला मचा रखा है वो खुद आया है, अगर आते साथ उससे मिल लें और उसको जल्दी से जल्दी रफा दफा कर दें तो क्या होगा, वो जल्दी से जल्दी, और जल्दी से जल्दी वापस चला जाएगा, तो जल्दी से जल्दी फिर हो सकता है कोई बात। तो जब वो गया होगा जाते साथ क्या बोला होगा, अभी तो बहुत बिजी हैं, थोड़े से अभी बिजी हैं, आप जो है 2 वीक्स का वेट करो। अब तिलक क्या सोच रहे होंगे, 2 वीक इंडिया चला जाता हूँ, वहां से फिर आऊँगा, ऐसा हो सकता है? सपोज एक बार मिले, उन्होंने बोला चलो मैं डिस्कस करता हूँ अपनी बात टीम के साथ, क्या करना है क्या नहीं करना, लेट मी टेक अप्रूवल। जिनसे अप्रूवल लेना है वो भी, अभी हमारी अगले महीने मीटिंग होगी। तो गोली देने वाले क्या होते हैं, 100 तरीके होते हैं, वो भी उन प्रोसीडिंग्स में वहाँ पे बिजी थे तिलक। अब तिलक जब वहाँ प्रोसीडिंग्स में बिजी थे, यहाँ कोई लीडरलेस की सिचुएशन थी, लीडर वहाँ बिजी। जैसे एग्जांपल के लिए यही चीज़ इन्होंने 1930, 31, 32 के आसपास भी करी, जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस करे, 3-3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस याद करो हुए थे हमारे, वहाँ गांधी जी को भी बुलाया गया, गांधी जी उठ के आ गए, उन्होंने बोला आगे से आप भी मत जाना। उन्होंने बोला, गांधी जी इमीडिएटली उठ गए, और गांधी जी ने बोला कि वो मूवमेंट वगैरह चल रहे थे, उसने गांधी जी को बोला गया था हम तुम्हारी सारी बातें मानने को तैयार हैं, एक बार बस वहाँ आ जाओ। वो वहाँ चले गए, वहाँ जाके उन्होंने वही किया जो उनकी फितरत थी। गांधी जी ने बोला बाहर में गई तुम्हारी सारी बात, मैं मानता ही नहीं हूँ तुम्हारी कोई बात, पावर तुम्हारे पास है हमारे पास है, समझने की कोशिश करो। जैसे एग्जाम्पल के लिए यही काम सरकार ने किया, क्या आंदोलन अंग्रेज जो किसानों ने किया, सरकार ने बोला 3 तारीख को अभी बुराड़ी में जाके बैठ जाओ, वहां के बात करूंगी। इन्होंने क्या बोला, करनी है तो यहीं कर बात, वहां क्यों चले जाएं, और 3 को ही क्यों जाएं, तुझे बात करनी है तो भाई यहां कर, और अभी कर रही है नहीं कर रही, कर रही है। लेकिन ये लीडरशिप की बात है, दे आर मैच्योर्ड इनफ इन पॉलिटिक्स, इवन दे अंडरस्टैंड कि टेबल की उस तरफ बैठा हुआ इंसान क्या कर रहा है, बिकॉज ये भी वही करते थे। लेकिन ये लोग वो नहीं समझ पा रहे थे कि वो क्या कर रहे थे, लेकिन गांधी जी वो समझ रहे थे कि वो क्या करते थे और ये क्या करते थे, तो इसीलिए वो उनकी बात में नहीं आते थे। तो जब ये वहाँ गए सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, जैसे गांधी जी गए, जाते साथ उन्होंने बोला हम तुम्हारी बात मानने को तैयार तो है, लेकिन इफ एंड बट, उन्होंने बोला इफ एंड बट अपने जेब में रखो, तुम्हारे को बात कैसे मनवानी है वो मुझे आता है, आई एम गोइंग बैक। वहाँ से वो वापस आ गए और वाकई में उनको भिजवा दिया। तो तिलक वहां गए, तिलक को भी ये लगा कि जिस चीज को हम पाना चाहते हैं, सेल्फ रूल को अपनी सरकार बनाने चाहते हैं, और अगर वाकई में अंग्रेजों ने हमें वो मान ली हमारी बात, तो देयर इज इवन नो पॉइंट ऑफ एनी एजिटेशन और प्रोटेस्ट। तो उसका फॉर्मल स्ट्रक्चर क्या होगा, कब तक सरकार बनेगी, उस बात की 100% एश्योरेंस, वो सब चीज़ों को लाना ले जाना मैं एक बार कंफर्म कराता हूँ। अब सपोज जितने भी टाइम वहाँ गए, पीछे कौन संभालेगा आंदोलन को, उस टाइम जब वो प्रेजेंट नहीं थे, उस बीच में एनी बेसेंट से भी नहीं संभाला जा रहा, मॉडरेट भी पीछे हो गए, और जनता में ये बात चल रही थी, अंग्रेज मान तो गए बात। अब जैसे सपोज झूठ ही फैला दे कोई किसानों के पास जाके, सरकार हमारी बातें मान गई, चलो सर, और मान गई, और सरकार भी आकर टीवी में बोल दे हाँ हमने तुम्हारी सारी बातें मान ली हैं, जाओ। अब हो सकता है वो चले जाएं, लेकिन कुछ ऐसे होंगे कहेंगे हम जब तक इसको कानून पास नहीं हो जाता हम तब तक जाने वाले नहीं है। अब इंटरिम पार्लियामेंट सेशन रखने की डिमांड कर रहे हैं वो,
क्योंकि कोई भी कानून वगैरह पास होना होता है वो कब होता है, वो तो पार्लियामेंट में होता है, ऑफिसों में बैठ के कानून थोड़ी ना पास होते हैं। अब वो कह रहे हैं पार्लियामेंट को बुलाओ, सेशन बीच में रखवाओ। अब अगला सेशन कब होगा पार्लियामेंट का? कितने सेशंस होते हैं पार्लियामेंट के? 3 सेशंस होते हैं। कौन से? बजट, मॉनसून एंड विंटर सेशंस होते हैं। अब कौन सा सेशन होगा? विंटर हो गया या होगा? विंटर अभी तो हुआ कोरोना वायरस के टाइम पे जिन्होंने ये कर दिया। अब कौन सा होगा? बजट, फरवरी में। वो कह रहे हैं फरवरी की बात नहीं है, अभी एक इंटरिम पास करो, बीच में बुलाओ। अब वो कह रहे हैं, अब बातचीत चल रही है, यहां पर भी राजनीति हो रही थी। तो तिलक मौजूद नहीं थे, मॉडरेट शांत हो गए, एनी पेशेंट से संभाला नहीं गया। मुसलमानों को लगा फेस में हम आ रहे हैं, मुसलमान वैसे साइड हो गए। अल्टीमेटली मूवमेंट फेल्ड। अब तुम सोचो, एक बात की विश्वास पे कि हाँ हम कर रहे हैं, तुम्हारी बात मान ली है, इस विश्वास पे ही तो सारे शांत हो गए। और ये क्या 16 में आंदोलन चला, 17 में अगस्त में डिक्लेरेशन कर दी, 18 में वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हो गया, 19 में एक कानून लेकर के आएंगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, और इतना बेकार कानून होगा कि उससे घटिया कोई कानून नहीं हो सकता। तो ये क्या बोलेंगे? वादे तुम्हारे झूठे निकले, तुम बेवफा निकले। तुमने यहां वादा किया था, यहां बेवफाई दिखाई है। हमने तुम्हारे ऊपर विश्वास करके गलती करी है। अब फिर से आंदोलन पे आंदोलन, आंदोलन पे आंदोलन। अब कौन से आंदोलन? नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, खिलाफत मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, अब आंदोलन पे आंदोलन। यस, दुनिया भर के आंदोलन, अब आंदोलन पे आंदोलन। एक आंदोलन वहां तक आ जाएगा, भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट। अब आंदोलन यहां से आग बढ़ेगी। फाइनली 1935 में एक कानून और लाएंगे, उससे थोड़े से तो खुश होंगे ये, लेकिन और फाइनली 1937 में इलेक्शन वगैरह भी होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि इस सरकार में जो लिखा होता है उसके लिए पहली बार हिंदुस्तान में इलेक्शंस भी होना शुरू हो जाते हैं, और वो कहानी आगे बढ़ती है। फाइनली मौके की, जिसे कहते हैं ना, मौके को देखते हुए 1939 में जब वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाता है 2, इसी टाइम पर जो है, अभी गांधी जी कहते हैं पहले खत्म होने दो, ये बेचारे परेशान पड़े हैं। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ कहानी ऐसे बढ़ेगी। फाइनली 1947 तक आते आते हमें आज़ादी मिल जाएगी। बट द पॉइंट इज कि व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से इज 1919 में कानून आने वाला है, आप ध्यान रखना, वी आर वेरी नियर टू इट। तो 1919 में ये कानून क्यों आया, इसका मैं बैकग्राउंड समझा रहा हूँ। तो बैकग्राउंड में क्या मैं 1916 में आए होम रूल लीग मूवमेंट और उसके तहत हुई अगस्त डिक्लेरेशन में वादों की बात मैं करूंगा या नहीं करूंगा? 1919 में कानून आया, क्यों आया? क्योंकि मॉन्टेग्यू जेम्स फॉर्म रिफॉर्म्स कहते थे उसको यहाँ पे अगस्त डिक्लेरेशन कहते थे। इसका मतलब अंग्रेजों ने वादा किया था 1917 में कि हम होम रूल लीग की डिमांड्स को मानते हैं, और वो कौन सी डिमांड थी कि इंडिया को ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन हम गवर्नमेंट में देंगे। तो कहाँ है रिप्रेजेंटेशन? रिप्रेजेंटेशन के नाम पर कुछ और देंगे। भूख लगी थी, खाना खाने की बजाय लॉलीपॉप देंगे, बोलेंगे चूसो, और ये वही लॉलीपॉप निकाल के उनके मुंह पे मारेंगे। दिस वाज अबाउट द हिस्ट्री। समझ रहे हो बात कि क्या हो रहा था, कैसी हो रही थी कहानी? तो 1916 में होम रूल लीग मूवमेंट हुआ एक, एंड इस मूवमेंट में शुरुआत क्यों हो गई, ये कहानी 1905 में जब पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ गड़बड़ होना शुरू हो गई। यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा, क्वेश्चन लिखो प्री में क्या पूछा, ठीक है, फिर देखते हैं। लेट मी
Write the question. You may also write the question. Very simple question. What is the correct sequence of the following events? First, the Lucknow Pact. Second, the introduction of Darky. Next, the Rowlatt Act. Next, the partition of बंगाल. और कुछ कोट्स गिवन थे, ए बी सी डी. 1 3 2 4 1 sorry B was 4 1 3 2. Next is 1 2 3 4. Next is 4 3 2 1. ऐसे नहीं बताना ए है या बी है, नहीं. जब मैं पूछूंगा ए कौन कौन कह रहा है तो जो कह रहा होगा हाथ खड़ा कर देना, बी कौन कौन कह रहा है हाथ खड़ा कर देना अकॉर्डिंगली जब मैं पूछूंगा. ठीक है ना. आई होप लिख तो लिया होगा सबने, लिख लिया ना. मैं आपको टाइम दे रहा हूँ 1 मिनट का, अच्छे से सोच लो और जो भी तुम्हारे को आंसर लगे अपनी कॉपी में तुम एक बार उसको टिक कर देना. ठीक है ना, या लिख लेना ए बी सी डी जो तुम्हें क्या लग रहा है. टाइम हो रहा है 5:39. मैं शुरू करूँगा 5:40 पे, 1 मिनट के बाद. हाँ दीपा तुम ही से सबसे पहले पूछूंगा मैं. कोई नहीं चिंता मत, तो तुम सोचो पहले, ये सोचने का टाइम है, बोलने का नहीं. चलो मैंने पूछा ही नहीं कुछ तुमसे, मैं तो कह रहा हूँ जो लिखा है उसको तुम पढ़ो, दिमाग लगाओ. करेक्ट सीक्वेंस क्या है इसकी? हाँ जी, ए कौन कौन कह रहा है क्लास में? मुकुल अगर कह रहे हो तो इनकलाब जिंदाबाद. ठीक है ना, यही पढ़ रहे हैं. ए नहीं कह रहे हैं. दीपा ए नहीं. बी कौन कौन कह रहा है? वेरी गुड. आपने 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 4 लोगों ने बी बोल दिया. गुड. ऑनलाइन वाले भी बताते रहना. ठीक है ना. बच्चा एक एशन है वो भी बी कह रही है. गुड. सी कौन? अच्छा दीपा आपने बी बोला नहीं? नहीं बोला. सी कौन कौन कह रहा है? ऑनलाइन में भी कोई नहीं है. डी कौन कौन कह रहा है? वेरी गुड. आपने डी बोला, बाकियों ने बी बोला. ए और सी के साथ कोई नहीं था. दीपा आपने क्या बोला? एक इसमें ई भी लिख दूं? सर छोड़ना, क्वेश्चन हम करेंगे ही नहीं. अब देखो, हाँ फरजाना ने लिखा डी. वेरी गुड फरजाना, आपके साथ कोई और भी है. ठीक. अब एक बात देखो, क्वेश्चन जब आता है तो इस क्वेश्चन में क्या होता है, बच्चा क्या सोचता है मैं तुम्हारे को बताऊं. बच्चा कहता है यार मैंने ये डार्की के बारे में कभी पढ़ा ही नहीं है, क्या होता है. बच्चा कहता है यार रॉलेट एक्ट वगैरह मैंने नहीं पढ़ा, क्या होता है. अब मैं इसका आंसर तो दे नहीं सकता. ये यूपीएससी में स्टूडेंट की इन जनरल थॉट होती है, एक माइंडसेट होता है. यूपीएससी भी कभी भी क्वेश्चन बनाएगा ना, वो हमेशा 1-2 ऑप्शन ऐसे देगा तुमने जिंदगी में देखे भी नहीं होंगे, कभी सोचे भी नहीं होंगे, ऐसा ऐसा डाल देगा.
लेकिन एक दो जरूर ऐसे होंगे जो तुमने पढ़े होंगे। जैसे तुम्हें ये पता है पार्टीशन ऑफ बंगाल कब हुआ था, 1905 में हुआ था। तो इसका मतलब सबसे पहली इवेंट क्या रही होगी, जरूर 1905। तो इन चारों में से 4 जहां पहले आ रहा है वो वाला ठीक होगा। तो यहां पर 4 तो पहले आ नहीं रहा, पहला वाला तो हो नहीं सकता, और सी भी नहीं हो सकता। एक बात तो तय है, जहां 4 लिखा है ना वही होगा, 2 बच गया। अब उसके बाद इन सब में हमें यह पता है कि लखनऊ पैक्ट, आज की क्लास में ही हमने पढ़ा, 2 ही चीजें हुई थी, एक लखनऊ पैक्ट और होम रूल लीग मूवमेंट, ये हुआ था इसके बाद। तो 4 के बाद जरूर 1 आएगा, तो 4 के बाद 3 ये हो नहीं सकता। आज ही की क्लास में पढ़ा, 4 के बाद क्या आएगा, 1। बाकी पता हो ना पता हो, इसके बाद ऑप्शन वैसे भी है ही नहीं, बात खत्म। ना भी पता हो ना, आधी नॉलेज से भी पूरा काम चल सकता है हमारा। जरूरी नहीं है कि हाँ ये चीज पता ही होनी चाहिए या ये चीज पता ही होनी चाहिए या ये कब थी एग्जैक्टली, नहीं। ना भी पता हो, आधी बात से पूरी बात कैसे बनानी है वो जानना बड़ा जरूरी है। यूपीएससी सिर्फ और सिर्फ यहाँ क्या चेक करना चाहती है कि पढ़ा है या नहीं। क्योंकि देखो प्री का एग्जाम जो होगा ना तुम्हारा, प्री के एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्या है यूपीएससी का, ये चेक करना कि तुमने स्टडी करी थी या नहीं, बस पढ़ा है या नहीं। अंडरस्टैंडिंग गई भाड़ में। क्या तुमने लखनऊ पैक्ट, क्या तुमने पार्टीशन ऑफ बंगाल, जो मैं तुम्हारे को बार बार समरी समझा रहा हूँ 5, 6, 7, क्या ये चीज इस तरीके से जानते हो या नहीं जानते, बस। फिर तुमने सही समझा है या गलत समझा है वो आएगा यहाँ पर, इफ, देन, ये, बिकॉज, रीजन, व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर, ये हाउ, वो सारी कहानियां यहाँ होंगी। फिर तुम्हारा एटीट्यूड इंटरव्यू में देखेंगे, वो पढ़ने के बाद मुसलमानों के खिलाफ कुछ गलत तो नहीं पढ़ लिया, गलत सोच तो नहीं बना ली, कहीं तुम्हें लगे मुसलमान हमेशा पीछे हट जाते थे, हम मुसलमानों के खिलाफ हैं, कहीं ऐसी तो नहीं है अंग्रेजों के खिलाफ तुमने जो है एक अंदर से एक गलत माइंड सेट पैदा कर लिया हो, ऐसा तो नहीं है कहीं कहीं ऐसा। तुम्हारा नजरिया वो चेक किया जाएगा, एटीट्यूड तुम्हारा चेक किया जाएगा, कहाँ पे, इंटरव्यू के टाइम पे। तो हमारे को समझ रहे, इसीलिए मैं बार बार तुम्हारे को बोल रहा हूँ, अगर अपनी कॉपी दिमाग में होगी तुम्हारे, मैं बार बार यही बात बोल रहा हूँ पिछले 2 दिन से, लर्न द नोटबुक थॉरोली, आई एम अगेन चैलेंजिंग यू। अब कोई भी किताब उठा के देख लो, कोई भी, आज घर जाना इंटरनेट पे सीनियर से कहीं पर भी इतनी डिटेल में होम रूल लीग मूवमेंट मिल जाए तो मेरे को दिखा देना सर इस किताब में, on the basis of years of experience, on the basis of years of material, we have concluded something। इसकी खिचड़ी जिसे कहते हैं निचोड़ निकाल दिया पूरा इसका, we have given you that thing, now your work is to just learn it, सिर्फ याद करना बस, nothing else। अब एक क्वेश्चन लिखो, उसको लिख के आना, प्रैक्टिस करना। फिर ये वाला चीज तो देख ली, कल ये चीज क्वेश्चन लिख के आना, उससे चेक करवाना, राइट डाउन। Discuss the causes for the emergence of Home Rule League movement. Discuss the causes for the emergence of Home Rule League movement. And its significance। टू 250 वर्ड्स, 250 शब्दों में अपनी बात को कहना है, ठीक। कल लिख के आना, फिर हम जो है इसको चेक करेंगे। और लिखने का तरीका मैं बता देता हूँ, इसको कैसे तुम लिखोगे, ठीक है ना, बिकॉज तुम कुछ भी लिखो इट इज़ बेटर कि मैं तुम्हारे को एक फ्रेमवर्क दे देता हूँ, एक ढांचा दे देता हूँ, एक स्ट्रक्चर दे देता हूँ, आंसर लिखते कैसे हैं। तुम सबसे पहले क्वेश्चन क्या है, होम रूल लीग मूवमेंट क्यों हुआ था उसके तुमसे जानना चाहता है कारण, बैकग्राउंड जो हमने पढ़े हैं। और दूसरा जानना चाहता है इसकी सिग्निफिकेंस, ये क्यों इंपॉर्टेंस रखता था, क्या महत्वता थी इसकी। तो तुमसे वो कुछ भी पूछे, सबसे पहले लिखना होम रूल लीग मूवमेंट के बारे में 1-2 लाइन, कि होम रूल लीग मूवमेंट क्या था,
कब शुरू हुआ था, किसने शुरू किया था, एक का दो बात लिखना, इसका क्या मकसद था बस। होम रूलिंग मूवमेंट जो है तिलक और एनी बेसेंट ने शुरू किया था, 1916 में शुरू हुआ था और इसका मकसद था स्वराज को पाना, और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया में इसको शुरू किया गया था बस। फिर उसके बाद लिखना कॉजेस फॉर इमरजेंस, कि इसका ये कारण थे, और इस फिर हेडिंग डालना सिग्निफिकेंस, उसके दो तीन कारण लिखना, और आखिरी में लिखना कंक्लूजन। कंक्लूजन में लिखना कि तुम्हें क्या लगता है कि ये इससे क्या हुआ। तुम कंक्लूजन में निचोड़ लिखो इस मूवमेंट का। जैसे तुम ये बोल सकते हो इसी मूवमेंट की वजह से अंग्रेजों ने अगस्त डिक्लेरेशन दी और फाइनली आगे 1919 में एक नया कानून आया गया, निचोड़ निकल गया, बात खत्म हो गई। यही तो निचोड़ है, और क्या निचोड़ है। तो जब तुम ये लिख लोगे तुम्हारा आंसर कंप्लीट हो जाएगा, सिंपल। बट लिखते टाइम ध्यान रखना, राइट इन पॉइंट्स, पहली बात, डू नॉट राइट इन पैराग्राफ। सेकेंड थिंग, हाईलाइट द कीवर्ड्स, कोई इंपॉर्टेंट बात हो तो उसको हाईलाइट करना। नेक्स्ट बात ध्यान रखना, जो मोस्ट रेलिवेंट पॉइंट होगा उसको जो है फर्स्ट नंबर पे लिखना, मतलब सिग्निफिकेंस में जो सबसे इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस हो, ट्राई टू राइट ऑन द टॉप। अब ये ना हो कि बेकार की बात तुम पहले लिख रहे हो और जो सबसे काम की बात है वो आखिरी में लिख रहे हो, ये नहीं होना चाहिए। जो सबसे काम की बात है वो पहले होनी चाहिए। एंड जब ये चीज लिखो, ट्राई टू मेक द डायग्राम इफ पॉसिबल। सर डायग्राम कैसे बनाएंगे सर हम? यू कैन मेक द डायग्राम दिस वे, इमरजेंस के कॉजेस, सिग्निफिकेंस के पॉइंट्स, की पॉइंट्स। क्या बना सकते हैं? नहीं बना सकते? बना सकते हैं। एंड ऑलवेज ट्राई टू पुट द मार्जिन here and here. It is the standard of UPSC. जब ये लिखोगे, always try to write from one ink. वन इंक मतलब काला, पीला, नीला। यहाँ पर क्या नहीं करना हमारे को, कोई जिसे कहते हैं ना वो जो 7 रंगों वाला क्या होता है वो, हाँ जी, रेनबो, एग्जैक्टली। आंसर लिखना है, यहाँ रेनबो नहीं बनाना कि काले से हमने लिख दी हेडिंग, नीले से लिख दी बातें, लाल से कर दी हेड वो, फिर एक और कलर से बना दिया डायग्राम। वो सोचेगा भाई देखूं क्या। कोई या तो 2 पेन होते बेस्ट प्रैक्टिसेस बस, अब 4-4 5-5 पेन नहीं। अब इसमें बच्चा क्या करता है, एक पेन रखेगा, दूसरा उठाएगा, तीसरा रखेगा, चौथा उठाएगा, रखेगा उठाएगा, रखेगा उठाएगा, और 3 घंटे तक रखता उठाता रहेगा तो लिखेगा कब? ऑलरेडी इतना प्रेशर होगा एग्जाम में लिखने का। सो ट्राई टू राइट फ्रॉम वन पेन, फ्रॉम वन इंक, ट्राई टू राइट फ्रॉम ब्लू इंक। व्हाट एक्स्ट्रा यू कैन डू इज, हेडिंग्स को जो है कैपिटल लेटर्स में लिखो, अंदर की बातों को नॉर्मल लेटर्स में लिखो, स्मॉल लेटर्स में लिखो। कोई बहुत इंपॉर्टेंट बात है तो इटैलिक्स में लिखना शुरू करो, अंडरलाइन करना शुरू करो। एक ही पेन से अपनी एफिशिएंसी को इंक्रीज करना शुरू करो। ये सारी बातों को ध्यान रखो और उसके बाद कल एक आंसर लिख के आओ। समझ रहे हो बात? फिर आंसर लिख के आओ और मुझसे चेक कराओ क्लास के बाद कि सर ये लिखा, जैसे तुमने पिछली बार नेहा दिखाया, तुम्हारे से एक ही आंसर को मैंने 3-4 बार लिखवाया, 3-4 दिन तक लगातार 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 लगातार। बट हाँ, जिस स्टेज पे तुम आ गए वो एक अप्रिशिएबल स्टेज थी, वो तुम्हें खुद भी महसूस हो रहा होगा कि हाँ काफ़ी फ़र्क था। सो ट्राई टू राइट एंड शो, कम टू मी आफ्टर द क्लास, आई वॉन्ट कम टू यू। प्यास लगेगी तो तुम्हें आना होगा, ठीक है ना, यू, बिकॉज यू नीड इम्प्रूवमेंट। आई एम हेयर ओनली फॉर यू ऑल्सो, फॉर ओनली एंड ओनली यू। क्लास खत्म हो, कम टू मी, शो योर नोटबुक कि सर ये देखो हमने ये लिखा है, टेल अस कि हमें कहाँ कहाँ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, इसमें कहाँ कहाँ कमियाँ हैं, डिस्कस विद मी, ताकि आप अपनी इम्प्रूवमेंट कर सको। सो दिस विल बी द, यू कैन से द स्ट्रक्चर। इंग्लिश कैसी भी हो, इंग्लिश में ऐसा नहीं है कि तुम्हारे को अंग्रेजों वाली ऑक्सफोर्ड इंग्लिश ही यूज करनी है, या तुम्हारे को ऑलवेज रिमेंबर इसके अंदर कॉपी का रट्टा मार के कॉपी वाली बात लैंग्वेज नहीं लिखनी। स्कूल और कॉलेज से बाहर निकलो, ये वो ज़माना नहीं है जिसमें जो तुम्हें कॉपी में जो लैंग्वेज लिखवाई थी वही चीज़ लिखेंगे तभी नंबर मिलेगा। नहीं, तुमने समझ लिया, अपने हिसाब से जो भी तुम्हारे को लगा समझ में आया उस बात को इस हिसाब से लिखने की कोशिश करो, और फिर देखो कि तुमने कैसे एक्सप्रेस किया है। ईजी लैंग्वेज होनी चाहिए, ईजिली रीडेबल होनी चाहिए, सिंपल, ठीक।
अगर लिखना चाहो ये 3 4 5 पॉइंट आंसर लिखने के, लिख सकते हो, नहीं तो मिलेंगे कल फिर, ठीक। थैंक यू सो मच। हाँ बच्चे लिख रहे हैं बी, पूजा ने बी लिखा, रोलेक्ट लिखा, चलो व्हाट्सोएवर, विल सी यू टुमारो। थैंक यू सो मच।